Welcome back. So, the last week lecture, we have seen the first four steps of academic. और तो पावर गेट लैब कैसे करेंगे आप लोग? दसते हैं ये आप लोगों ने? तो इंशाल्लाह हम लोग इस हफ्ते जो हमारी बैठक वाली लैब होगी उस लैब में मैं आप लोगों को डिटेल में डाटा प्रिपरेशन का जो पोर्शन है जिसमें हम डाटा को क्लीन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो मैं आपको सारे जो थ्योरी में चीजें पढ़ी हैं वो सारी मैं आपको पावर गेम में करके दिखाऊंगा। और ये जो सारी थ्योरी की जो कॉन्टेक्स्ट है इसको आप एक्चुअल में यूज होता हुआ देखेंगे कि कैसे। और तकरीबन जितनी चीजें हम कर लेंगे 80% आपको लाइफ में ऐसी ही प्रॉब्लम्स एड्रेस करने पड़ेंगे। 10-20% कुछ नई चीजें आ सकती हैं, वो आप वक्त के साथ साथ खुद को खुद भी सीख सकते हैं। तो मेजर काम हम इंशाल्लाह ये कर लेंगे। So once we complete the data preparation thing, फिर मैं आप लोगों को पावर बीआई में कुछ एडवांस चीजें जिसमें हम लोग कुछ केस स्टडीज, कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स उस पर भी हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो वी कैन हैव सम एडिशनल लैब्स एज वेल, ठीक है, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड। बिकॉज अगर आप में से वो लोग जो पावर बीआई में सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं इंटरनेशनल एंड दे वांट कि हम जो है ना इस सेमेस्टर के या लैब के एंड पे ये काम कर लें, तो उनको आई वुड से कि थोड़ा सा एडिशनल लैब लेनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि लैब का काम लैब में कंप्लीट करें, उसको मैं आपके फायदा होमवर्क कुछ नहीं दूंगा। तो फर्स्ट फोर स्टेप वी हैव कंप्लीटेड। अब आ जाते हैं द फिफ्थ पार्ट। द फिफ्थ पार्ट ऑफ डाटा साइंस प्रोसेस इज डाटा मॉडलिंग। इसमें तीन चीजें हैं। डाटा मॉडलिंग के अंदर है हमारे पास मॉडल एंड वेरिएबल सिलेक्शन, देन कम्स मॉडल एग्जीक्यूशन, और फाइनल जो स्टेप है दैट इज मॉडल डायग्नोस्टिक्स एंड मॉडल कंपैरिजन। और ये वाला पार्ट जो है अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। और इसमें अक्सर जो डाटा साइंटिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि शायद यही पार्ट डाटा साइंस है, लेकिन इससे पीछे आपने देखे कि 4 पार्ट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। So with clean data in place and a good understanding of the content, you are ready to build models. आप मॉडल्स क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्यों बिल्ड करना चाह रहे हैं मॉडल्स? बिकॉज योर गोल ऑफ मेकिंग बेटर प्रेडिक्शंस, नंबर 1 प्रेडिक्शंस करनी है आपने, नंबर 2 क्या करना है, क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स। ये दो काम आपने करने होते हैं 90% 80% टाइम्स। कौन कौन से, प्रेडिक्शन या क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या है, और gaining and understanding of the system you are recording। ये तीन काम हो गए। एक तो ये हो गया कि हमने प्रेडिक्शंस करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, प्रेडिक्शंस करनी है। दूसरा काम क्या है, क्लासिफिकेशन। आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन में और प्रेडिक्शन में क्या डिफरेंस है। और अक्सर ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन होता है। थर्ड पार्ट इज कि हमने उस सिस्टम की डीपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है, दैट्स द थर्ड पॉइंट। This phase is much more focused than the exploratory analysis steps, because you know what you are looking for and what you want the outcome to be. इस प्रोसेस में आपको ये पता है कि मैंने करना क्या है और मुझे क्या आउटकम आना चाहिए। डाटा एक्सप्लोरेशन में ये चीज नहीं थी। डाटा एक्सप्लोरेशन में हम डाटा को एक्सप्लोर कर रहे थे कि डाटा में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, यंगर पॉपुलेशन कितनी है, स्पेंडिंग पावर क्या है, उसके चार्ट्स बना के देख रहे थे। लेकिन इस प्रोसेस में आपको एग्जैक्टली पता है कि मैंने क्या मॉडल बनाना है और उस मॉडल के बाद क्या आउटकम आनी चाहिए, क्या चीज मैं देख रहा हूं। तो यू हैव समथिंग क्लियर नोशन इन योर माइंड। तो अब आते हैं, इसको फर्दर स्टडी करते हैं। The technique you will use now are borrowed from the field of मशीन लर्निंग। आज हम मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे और आज हमारा नया चैप्टर भी शुरू होगा मशीन लर्निंग का।
और आई वुड से कि इस पूरी टेक्स्ट बुक का जो बैकबोन है ना वो मशीन लर्निंग का चैप्टर है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेटा साइंस, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो आपके आगे बन जाएगी इंशाल्लाह। मशीन लर्निंग सेकंड चीज क्या है हमारे पास, डेटा माइनिंग एंड और स्टैटिस्टिक्स। तो ये इनसे फॉलो की गई ये चीजें, सारी चीजें इसमें नहीं है, सारी चीजें इसमें नहीं है, सारी चीजें इसमें नहीं है। इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे और आप इस चीज को समझेंगे कि मशीन लर्निंग और उसके बाद फिर डीप लर्निंग हमें कैसे हेल्प कर रही है आजकल के मॉडर्न चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमारे पास टेक्स्ट, हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है, हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा है, हम उसमें स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं, हम उसमें मशीन लर्निंग लगाते हैं। जब हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, हमारे पास ऑडियोज हैं, हमारे पास इमेजेस हैं, वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी मोर देन मशीन लर्निंग, विच इज डीप लर्निंग, जिसमें हम डीप लर्निंग लगा के हम एनएलपी करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करेंगे। हम जो चैट जीपीटी का पूरा सिस्टम है, डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर है, जिसमें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं और पूरे पूरे टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उसके पीछे पूरे पूरे आर्किटेक्चर हैं जो काम कर रहे हैं। So we need a lot more than statistics, and also we have to go beyond machine learning. In this chapter, we only explore the tip of the iceberg of statistics technique. So इसमें मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, बट चैप्टर 3 में हम उसको डिटेल में देखेंगे, जो कि आज हम चैनल शुरू भी करेंगे। ठीक है, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक टू गिव यू अ मोर देन कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन, बट इट इज इनफ टू गेट यू स्टार्टेड। याद रखिएगा एक बात, 20% ऑफ द टेक्निक्स will help you in 80% of the cases। ये आपका होता है 20-80-20 रूल। 20% भी टेक्निक्स आपको आ गई ना, आपका 80% काम उसमें से हो जाएगा। यानी कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ओनली द 20% पोर्शन, दैट क्रिटिकल पोर्शन, जो कि हमारा इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। So if we want to build a model, it's an iterative process. What do you mean by iterative process? The way you build your model depends on whether you go with the classic statistics or somewhat more recent, which is machine learning school, and the type of techniques you want to use. Either way, most model consist of following main steps. क्या steps होते हैं? सबसे पहला step ये होता है selection of a modeling technique and variables to enter in the model. Number 2 is the execution of the model. Number 3 is diagnosis and model comparison. अच्छा, अब एक जेनेरिक मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे पास ना मॉडल्स की 3 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। एक कैटेगरी हमारे पास कहलाती है व्हाइट बॉक्स मॉडल। कौन से मॉडल? जैसे स्टैटिस्टिक्स की जो मॉडल्स हैं, दे आर व्हाइट बॉक्स मॉडल। हर चीज की मैथमेटिक्स है, आपको पता है कि उसके पीछे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके पीछे कौन सी फॉर्मूला उसके पीछे गवर्न कर रहा है। दूसरे मॉडल्स हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल। ब्लैक बॉक्स मॉडल में क्या होता है कि हमें नहीं पता इसके पीछे हो क्या रहा है। हमारे मॉडल में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हर पैरामीटर की कुछ वेट्स है। अब वो वेट्स क्या है हमें नहीं पता, वो वेट्स कहाँ से है, बट वो कंप्यूटर ने खुद ब खुद लर्न की है, सम सॉर्ट ऑफ अ डीप लर्निंग थिंग। और उसके बाद वो, अब कोई भी उसको इमेज दे रहे हैं तो उसमें से वो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको टेक्स्ट दे रहे हैं वो टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी मैथ्स हमें नहीं पता। वो कौन से मॉडल होंगे हमारे पास? ब्लैक बॉक्स मॉडल। और जो बीच की चीजें इन दोनों का हाइब्रिड है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रे बॉक्स मॉडल, जो मशीन लर्निंग है, जिसमें हमें नहीं पता कि इस पे कौन सा रिग्रेशन लगानी है या कौन सी टेक्निक लगानी है। हम सिर्फ कंप्यूटर को डाटा देंगे, वो उस डाटा की बेस के ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स का करीब तरीन मॉडल पिक करना है वो खुद पिक कर लेगा और आपको बता देगा मैंने ये पिक कर लिया, बिकॉज ये इसका क्लोज फिट है। तो उसमें हमें कुछ इंटरप्रिटेशन है, बट उसमें भी जो है हमें 100% फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है पीछे के वो एग्जैक्टली कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आती है मेरी? इसलिए दुनिया आजकल इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, बिकॉज हर चीज की मैथ्स आप लिख नहीं सकते, इट गेट्स सो कॉम्प्लिकेटेड इन द एंड। तो इसलिए एक सर्टेन टाइम तक टेक्नोलॉजी रुकी भी थी, ये चीजें एक्सपैंड नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटेशनल पावर अब बढ़ती जा रही है, अब आप देख रहे हैं कि ऑटोनोमस ड्राइविंग हो रही है, रोबोट्स जो है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, इमेजेस को क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑडियो सर्विलेंस, वीडियो की लाइव सर्विलेंस हो रही है। वो इसलिए बिकॉज ऑफ द डीप लर्निंग टेक्निक्स, जिसमें कंप्यूटर डाटा के पैटर्न से खुद लर्न करता है और खुद ही डिसीजंस उसके बाद ले लेता है। और वो काम आपका उसमें नहीं है, आप टिपिकल स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर सकते।
because the statistics is focused more on the it's a white box model, और जिसमें हमारे पास between the two variables उनकी inferences निकालने हैं, उनके relationships को find out करना है. अगर वो करना है, हाँ, you need statistics. But if you want more the predictable power and you want to go beyond it, तो वो आपको जो है वो machine learning और फिर deep learning की technique का use करेंगे. और Python के अंदर हमारे पास machine learning की libraries जिसमें stats model, scikit-learn जो है ये हमारे पास available है. और अब मैं आपको मैं जस्ट एक क्या कहते हैं थोड़ा सा एक टीजर देता हूँ. अभी हम डिटेल में ना इसको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है. जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था. पाइथन की भी प्रैक्टिस करेंगे हम इंशाल्लाह लैब में, बिकॉज पाइथन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम सारी की सारी 16 की 16 लैब पावर बीआई में करें ना, so you become an expert of Power BI inshallah by the end of this one. So लेकिन मैं 16 की 16 लैब Power BI प्रैक्टिस करूंगा बिकॉज़ पाइथन वाला पोर्शन हमारा मिस हो जाएगा. तो हम 8 लैब्स Power BI में कर लेंगे, 8 मैं आपको एडिशनल करवा दूंगा, ठीक है. बट वी विल कंप्लीट दिस Power BI पार्ट सेपरेटली, बट 7 to 8 लैब्स आपकी होंगी पाइथन पे. तो स्टैट्स मॉडल NumPy ये हमने दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है. अभी आप सिर्फ समझे, अभी आपको इसकी कोड तो समझने की जरूरत नहीं है कि कोड लिखना है या आपने रीराइट करना है. जस्ट एक कॉन्सेप्ट है. हमने बेसिकली रैंडम नंबर्स दिए हैं 1000, उनको हमने रीशेप किया है 500 में और 2 कॉलम्स में. उसके बाद हमने उन रैंडम नंबर्स को एक डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया है. तो पहले नंबर को 0.4 से किया है, 0.6 से किया है और उनको आपस में ऐड किया और प्लस उसमें रैंडमनेस मजीद ऐड की, ठीक है. ये सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं, ये हम खुद से डाटा जनरेट करवा रहे हैं. मतलब हमारे पास कोई डाटा सेट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास रैंडम नंबर्स हैं, उनको डॉट प्रोडक्ट लेके उसमें रैंडमनेस ऐड करके रैंडम नंबर्स जनरेट करा रहे हैं. कर में क्यों रहा था, रैंडम नंबर जनरेट कराने के बाद मैंने एक मॉडल का .OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स एक फंक्शन कॉल किया, जिसमें मैंने कहा कि प्रेडिक्टर्स और टारगेट के दरमियान जो है उसका ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर की लाइन ड्रॉ करें. और फिर हमने उसका जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसका डॉट फिट लीनियर रिग्रेशन ऑन डाटा. और उससे पहले हमने क्या किया था, उससे पहले हमने random data for predictors and semi-random data for the target of the model. We use predictors as inputs to create the targets to infer a correlation here. ये सारा काम हमने क्यों किया, उसके बाद हमने आखिर में एक फंक्शन कॉल किया इट्स कॉल्ड result dot summary, ठीक है. अभी आप कंफ्यूज ना होगा ये कोड कैसे लिखा या मैंने लिखना है, कुछ नहीं लिखना. बस जस्ट जो पॉइंट समझने की जरूरत है वो ये है कि हमने ये ब्लू डॉट से ये रैंडम हमने खुद जनरेट करवाया. ये हमने खुद जनरेट करवाया. क्यों करवाया मैं आपको बस दिखाना ये चाह रहा था. अगर मेरे पास ये रैंडम नंबर्स इस तरह जनरेटेड हैं, मैंने सिर्फ पाइथन की जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं उसमें से .OLS कॉल किया और मैंने उसको कहा कि इसको फिट कर दो उसके ऊपर रिग्रेशन लाइन. तो उसने जो रेड वाली लाइन है ना ये खुद उसने ड्रॉ की. हमने उसको ड्रॉ करके नहीं दी, उसने खुद अज्यूम किया कि इस पे ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन में ड्रॉ करनी है. और ये रेड लाइन उसने ऐसे ड्रॉ की है कि लूप पॉइंट्स के साथ का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर मिनिमम है, ठीक है. इज इट क्लियर? रिग्रेशन लाइन ये. सो एक बहुत बड़ा काम जो हम आगे करेंगे चैप्टर नंबर में, दैट इज प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन मींस कि आपने प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास डाटा चाहिए. उस डाटा की बेस के ऊपर आप कोई मॉडल बनाएंगे और यही मॉडल जो आपका बना हुआ है इसको आप एक्सट्रापोलेट करें तो आप फ्यूचर की वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सकते. ऐसा है कि नहीं? डज इट मेक सेंस? अब आपको लगेगा सर कि तो बड़ा सिंपल है, ये तो डॉट्स बने हुए थे तो सिंपल इसने एक लाइन बीच में प्लॉट कर दी. व्हाट इफ ये लाइंस आपकी किसी और शेप में होते, साइनोसाइडल शेप में होते, और वो आपको एक साइन वेव की फॉर्म में उसको मॉडल कर देता या उसको नॉन लीनियर मॉडल कर देता या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कर देता, लीनियर रिग्रेशन में ना करता. सो वी हैव गिवन दिस डाटा टू अ मशीन. सो कंप्यूटर ने उसके अंदर से खुद जो है उसके जो एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको एक फिट जो है वो निकाल के आपको दिखा दी. सो मशीन लर्निंग में हम यही चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर खुद काम करे विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, हमें प्रोग्रामिंग उसकी ना करनी पड़े. अच्छा, जब हमने लिखा था ना आखिरी लाइन लिखी थी, वो लिखी थी रिजल्ट डॉट समरी. जब आप रिजल्ट डॉट समरी लिखते हैं ना
तो आपके पास इस तरह का जो है वो एक टेबल जो है वो बन जाता है, और ये टेबल आपको ये बताता है कि आपके पास जो आर स्क्वायर वैल्यू है वो कितनी है, 0.893। इसका मतलब ये है कि मॉडल फिट हायर इज बेटर। जितनी वैल्यू 0.7 0.8 उसके करीब होगी, इसका मतलब मॉडल आपका फिट जो है वो मॉडल फिट हो गया हुआ है और आपका नंबर हायर है। लेकिन बट टू हाई इज, यानी अगर ये नंबर आपका 0.89 आ रहा है, ये 0.9 तक आ रहा है, तो ये इट आल्सो अरोज सस्पिशन कि ये जो डाटा था ना, ये कोई रैंडम नहीं था, ये बेसिकली आपने किसी पैटर्न्स के थ्रू जनरेट किया था और उसी को ऊपर आप फिट कर रहे हैं। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई नंबर आ जाए, जिससे इस केस में आया है, क्योंकि ये डाटा हमारे पास कहीं फील्ड से तो नहीं आया, ये तो हमने खुद जनरेट किया डाटा, और उसी को हमने डॉट प्रोडक्ट लेके उसमें रैंडमनेस डाल के ये नंबर जनरेट किया, इसलिए इसका नंबर जो है वो बहुत हाई आ रहा है। दूसरा, वो जो इक्वेशन लाइन आई थी आपके पास, वो जो आपके पास लाइन आई थी, ये एक स्लोप की स्ट्रेट लाइन की लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? y इक्वल्स टू 0.7658x1 प्लस 1.1252 मल्टीप्लाई बाय x2। तो इन दो वेरिएबल्स के ऊपर ये कोफिशिएंट्स हैं, और उससे आप जो है वो इक्वेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी इक्वेशन दिखाता हूँ। तो बेसिकली आपकी इक्वेशन क्या बनी है, लीनियर इक्वेशन कोफिशिएंट्स क्या बने, y इक्वल्स टू 0.7658x1 प्लस 1.1252 x2। फिर एक p वैल्यू होती है हमारे पास, p वैल्यू जो है वो 0.05 से कम आनी चाहिए, या 0.01 से कम आनी चाहिए, या 0.1 से कम आनी चाहिए। तीन बेस नंबर होते हैं। p वैल्यू की शो वेदर a predictor variable has a significant influence on the target, lower is better। so less than 0.05 का मतलब है it is often considered, ठीक है। 0.05 वैल्यू आने का मतलब है कि 5% चांस है कि इस पे प्रेडिक्टर्स का टारगेट पे रिलेशनशिप नहीं है। 0.05 से वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब 95% से ज्यादा चांस है कि वो हो एग्जिस्ट, उसके ऊपर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। क्लियर? ये आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में चीजें पढ़ी होंगी। अभी मैं फिलहाल इसको ना बहुत ज्यादा, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं इसमें मजीद ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको ये रिग्रेशन, ये क्लासिफिकेशन अभी डिटेल में समझानी है, और आज के लेक्चर में हम ये कवर करेंगे। सेकंड जो पॉइंट ये होता है कि linear regression works if you want to predict a value, but if you want to classify something, then you go to classification models, and the best known among them being is the k nearest neighbors। अब देखिए, अगर तो आपने एक कांस्टेंट वैल्यू या कंटीन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, तो उस केस में आप रिग्रेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने एक कंपनी का प्रॉफिट प्रेडिक्ट करना है, तो उसका प्रॉफिट $1 मिलियन हो सकता है, 1.3 मिलियन हो सकता है, कोई कंटीन्यूअस नंबर होगा ना, तो वो क्या, कौन सा मॉडल लगेगा उसके ऊपर, रिग्रेशन पर। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर आपने ये प्रेडिक्ट करना है कि कस्टमर जो है ये प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, या इस ब्रेन का जो सीटी स्कैन है इसमें ट्यूमर है या नहीं, 0 या 1 बाइनरी वाली चीज, तो क्या मल्टी क्लास, तो इस केस में क्या लगेगा, रिग्रेशन लगेगा, क्लासिफिकेशन लगेगा। तो दो तरह के प्रॉब्लम्स हमने मेजॉरिटी टाइम सॉल्व करने होते हैं, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन। तीसरा एक और होता है, जब आपने किसी चीज की डेप्थ हासिल करनी है, उसको हम कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। थर्ड केस हो सकता है। अच्छा, के नियरेस्ट नेबर्स में क्या होता है कि हमारे पास अगर आपने ये पॉइंट, आपको एक्स का नहीं पता, ठीक है, एक्स वाला पॉइंट जो है वो क्या है, तो हमने इसके कितने नेबर नियर लिए, 1, एक नेबर लिया है, सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसमें इसका एक हमसाया है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, माइनस। अगर आप 3 नेबर लेते हैं, कितने नेबर लेते हैं, 3, तो इस क्रॉस के साथ आपने 3 नेबर्स ले लिए, 2 प्लस है
एक माइनस है, तो इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे हम? प्लस। इसलिए हम ऑड वैल्यू लेते हैं, 1 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं या 7 या 11, और उसके नेबर्स में से मेजॉरिटी वोटिंग देखते हैं। मेजॉरिटी प्लस होंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस, और मेजॉरिटी माइनस होंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। अब सपोज करें आपके पास डाटा का आइडियल पैटर्न इस तरह हुआ है कि एक तरफ कंज्यूमर यहाँ पर हैं जो कि ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं जो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके नेबर में कोई एक्स आ गया, क्योंकि उसका जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और मेजॉरिटी वोटिंग करेंगे तो हम उसको भी किसमें क्लासिफाई कर देंगे? कंज्यूमर्स ग्रुप है। बात समझ रहे हैं मेरी? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है बिहाइंड के नियरेस्ट नेबर। अब मैं इसका अभी आपको एक टीजर दिखाता हूँ, इसकी डिटेल अभी हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। तो हमने क्या किया है कि एसक्यूएल, अभी एसक्यूएल के ऊपर भी बात करेंगे, कौन सी लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती हैं, ताकि आपको एक स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू दूंगा कि अगर आपको डाटा साइंस के लिए पाइथन करनी है तो आपने किस अप्रोच से चलना है। इस तरह रैंडम ठोकते रहेंगे ना तो यू विल नेवर हैव एन आइडिया कि अच्छा यार ये क्या बात हो रही है, जब तक आपको मैं टॉप लेवल व्यू नहीं दूंगा। उसके बाद आप डिफरेंट लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करेंगे तो आप डाटा साइंस के लिए पाइथन फास्ट टाइम में सीख जाएंगे। वैसे तो आप सालों साल लगे रहे, बंदा एक्सपर्टीज डेवलप नहीं करता। तो हमने एक लाइब्रेरी है वहां से इंपोर्ट क्या किया है? नेबर्स। हमने डाटा खुद से क्रिएट किया है, हमने रैंडम डॉट रैंडम 1000 वैल्यू दी है, उसको रीशेप किया है 500 रोज में और 2 कॉलम्स में। उसके बाद हमने उन वैल्यूज को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया और उसमें रैंडमनेस ऐड की और उसको np डॉट अराउंड किया, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट किया है। न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने का मतलब ये है हमने उसको या तो 0 किया या 1 किया या 2 किया। उसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल किया है, वो फंक्शन हमारे पास है के नेबर्स, के नेबर्स क्लासिफायर, और यहाँ पर हमने नेबर्स कितने रखे हैं? वैल्यू 10। हमने फिक्स किया 10 नियरेस्ट नेबर्स मॉडल, और हमने फिर डॉट फिट कॉल किया है बिटवीन प्रेडेटर्स एंड टारगेट, और उसके बाद हमने उस KNN का स्कोर भी कंप्यूट किया है कि ऑटोमेटिकली हमें बताओ कितने परसेंट हमने सही क्लासिफिकेशंस किए हैं। तो इन सारे प्रोसेस से हुआ क्या? इन सारे प्रोसेस से ये हुआ कि उसने रैंडम नंबर्स जनरेट किए 0 में, 1 और 2 में, और 0 1 2 जनरेट करने के बाद उसने उनका पैटर्न्स देख के एक को 0 क्लास में कर दिया, एक को 1 क्लास में कर दिया और एक को 2 क्लास में। 0 1 2 में तीनों में सेग्रीगेट कर दिया, खुद कंप्यूटर ने खुद किया। किस तरह किया? आपने सिर्फ एक फंक्शन कॉल किया clf इक्वल्स टू नेबर्स डॉट के नेबर्स क्लासिफायर, और उसमें आपने जो पैरामीटर रखा वो 10 रखा। आप 10 रखें, यहाँ 11 कर दें या 13 कर दें या 8 कर दें या 5 कर दें, उस हिसाब से जो उसकी स्कोर की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, बिकॉज जितने नेबर्स आप लेंगे उस हिसाब से थोड़ा बहुत रिजल्ट प्लस माइनस होगा। आप हिट एंड ट्रायल के थ्रू भी देख सकते हैं कि क्या नेबर्स रखूं तो मेरी क्लासिफिकेशन का स्कोर जो है वो एग्जैक्टली वो आए जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो। सो इसका स्कोर आया तकरीबन 80%, 90%, 80 से 90% हमने ठीक प्रेडिक्ट किया। और अगर आप इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपल लिख देना है मैट्रिक्स डॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स बिटवीन टारगेट एंड प्रेडिक्टर्स। इसका आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट किया। कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये बताता है कि एक्चुअल में वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 1 या 2, और आपने प्रेडिक्ट क्या की? 0। एक्चुअल में 0 थी, आपने प्रेडिक्ट 0 की। ऐसे कितने केसेस हैं? ये ठीक है, दिस इज करेक्ट। लेकिन एक्चुअल में वो 0 था, आपने प्रेडिक्ट क्या किया? तो ये 33 एरर्स है। एक्चुअल में 0 था, आपने प्रेडिक्ट क्या किया? 0। ये इसमें एरर कोई नहीं है। एक्चुअल में 1 था और आपने प्रेडिक्ट भी 1 किया, तो कितने करेक्ट है? ये 4 जीरो। एक्चुअल में 2 था और आपने प्रेडिक्ट भी 2 किया, ये कितना है? 5। तो असल में आपके नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं? 17 प्लस 405 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 33 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 405 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 5। इस ये डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में डायगोनल है, ये रेशियो निकालेंगे तो ये स्कोर आ जाए। ये बात सबको क्लियर है? देखा हुआ आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स पहले? समझ आई है इस बात की? सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज नथिंग, इट्स जस्ट अ मैट्रिक्स बिटवीन योर actual values versus predicted values, and the diagonal is your correct ones
add those diagnosed numbers divided by the total sum and it will give you the score. यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्लासिफिकेशन में जरूरी नहीं है आपका आंसर या तो यस होगा या नो होगा, इसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हैं। इस केस में मल्टी क्लास है, 3 क्लासेस है, 0, 1 और 2। तो क्लासेस could be more than 2, but it's not a continuous value you have to predict. It's a discrete classification. तो वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है, वो कह रहा है कि जब आप np डॉट अराउंड लिखते हैं ना, तो डॉट राउंड करने से जो वैल्यूज उसको राउंड ऑफ करता है, या तो उसको 0 में राउंड ऑफ कर देगा, या 1 में कर देगा, या 2 में कर देगा। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। सो उसके बाद उसने सारा एक्सप्लेन किया है, अपना फॉर्मूला सारा एल्गोरिथम एक्सप्लेन किया है, ये चीज दिखा दी। ठीक है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाह रहा था कि जो स्टेप नंबर 5 होता है, स्टेप नंबर 5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटा साइंस, जिसमें हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल तभी बनेंगे ना जब डाटा होगा। तो डाटा होगा नहीं होगा तो हमने खुद से जनरेट किया इसके। वैसे हम जो काम करेंगे उसमें डाटा हमारे पास होगा, हमें कस्टमर देगा, हमें क्लाइंट देगा, हम कैगल से उठा लेंगे या हम खुद जनरेट करेंगे या कुछ भी होगा तो वो हम डाटा लेंगे। उसके ऊपर हमने कंप्यूटर को कहा कि चल के रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो इसको आप लीनियर रिग्रेशन से इसको फिट करो। इससे रिग्रेशन से फिट किया और हमने उसकी एक्यूरेसी निकाली है, निकाले। फिर हमने सेम क्लासिफिकेशन वाले प्रॉब्लम में के एनएन लगाया, के नियरेस्ट नेबर्स लगाया। के एनएन स्टैंड फॉर के नियरेस्ट नेबर्स। के की वैल्यू हमने दी थी, 3 नियरेस्ट नेबर्स है, 5 नियरेस्ट नेबर्स है। जितने नियरेस्ट नेबर रहेंगे उतना बड़ा दायरा होगा और उसमें मेजॉरिटी वोटिंग पे काउंट होगा और उसकी बेस के ऊपर वो बताएगा कि ये नंबर को पहले क्लासिफायर क्लास में किस कैटेगरी में लिखा है। तो ये होता है डाटा की मॉडलिंग। जब आप मॉडल बना लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, मॉडल की डायग्नोस्टिक्स और मॉडल का कंपैरिजन। सो हमारे पास जो था क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमने KNN का स्कोर निकाल लिया, हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना ली। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ने हमें उस एक्यूरेसी बता दी कि हमारी एक्यूरेसी क्या आ रही है। इज इट क्लियर? लेकिन अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि एक्यूरेसी इज नॉट ओनली द पैरामीटर जिसको आपने देखना है। एक्यूरेसी के बाद प्रिसीजन भी होती है, रिकॉल होता है, F1 स्कोर होता है। ये नाम सुने हुए AI में? तो आप लोगों को पता सारे हैं, बस मेरे साथ ही जाना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, रिकॉल है और F1 स्कोर है। वो हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स के ऊपर। अब आते हैं जो लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन में भी परफॉर्मेंस मैट्रिक है। जैसे एक परफॉर्मेंस मैट्रिक लीनियर रिग्रेशन में कौन सा है, मीन स्क्वायर एरर। अब ये अकेला ये मैट्रिक नहीं है, मीन स्क्वायर एरर है, रूट मीन स्क्वायर है, और भी इस तरह के मल्टीपल नाम एग्जिस्ट करते हैं। हम डिफरेंट मैट्रिक्स को भी देखेंगे। ठीक है, आपको मैं ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा ना मशीन लर्निंग का या डाटा साइंस के पर्सपेक्टिव में, तो आपको पता होगा कि अच्छा इस पूरे प्रॉब्लम को मैं डायग्नोज कैसे करना है। सो मीन स्क्वायर एरर आपके पास है 1/n समेशन ऑफ I equals to 1 to n by I hat minus y square, और इससे हम मीन स्क्वायर एरर निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि जो रेड लाइन बनी थी ना, ये रेड लाइन इसलिए ऐसी बनी थी बिकॉज ये ऐसी परफेक्ट लाइन है कि जितने ब्लू पॉइंट्स हैं उनका अगर हम मीन स्क्वायर एरर लें तो वो क्या होगा, कम होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम डिफरेंस लेके स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? हम डिफरेंस लेके स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कुछ पॉइंट्स लाइन के ऊपर है, कुछ पॉइंट्स लाइन के नीचे। अगर तो हम सिंपली सम कर रहे होते ना तो ऊपर वाला प्लस में होता, नीचे वाला माइनस, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते। तो हमने जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी, तो वो दोनों में एरर है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला एरर नीचे वाले एरर से कट जाए। दूसरा, जितना एरर बड़ा होगा उतना स्क्वायर करेंगे तो उतनी पेनल्टी ज्यादा होगी। यानी कि लाइन ऐसी बनानी है कि जो क्लोज की पॉइंट्स हैं उन पे इतना पेनल्टी नहीं है, लेकिन जो जितने दूर चलते जाएंगे उनकी पेनल्टी उतनी, तभी स्क्वायर किया उसका ताकि उसका इम्पैक्ट ज्यादा है सिस्टम में। लेकिन ये जो मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ, ये टॉपिक है मॉडल का डायग्नोस्टिक्स और मॉडल का कंपैरिजन। सो अब आपके सामने एक सैंपल्स है
1 से लेकर 1000 तक। टिपिकली रूल ऑफ थंब ये कहता है कि आप मॉडल को ट्रेन करें 80% डाटा के ऊपर। कितने परसेंट डाटा के ऊपर ट्रेन करें, और टेस्ट कितने के ऊपर करें, 20% डाटा के ऊपर टेस्ट करें। तो आपने सैंपल ले लिए 800 तक उनको ट्रेन किया, और अगले 801 से लेकर 1000 तक 20% डाटा उसके ऊपर टेस्ट किया। ये करना क्यों जरूरी है? बिकॉज मशीन लर्निंग लगा रहे हैं, तो आप मशीन को एल्गोरिथम्स के थ्रू बता दिया 80% डाटा के ऊपर मॉडल बना लो, मॉडल बन गया। अब उस मॉडल को चेक कैसे करेंगे? जिस डाटा से मॉडल बनाया है उसी से तो चेक नहीं कर सकते, तो जो 20% डाटा रखा हुआ था उससे उसको चेक करेंगे कि हमारा एरर कितना आ रहा है। सो अब आपके सामने एक जूते का साइज है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जूते की प्राइस है। एक मॉडल ये कहता है कि जो आपकी प्राइस है ना, प्राइस देख के हमने साइज प्रेडिक्ट करनी थी। तो प्राइस अगर 4 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12। ये इस मॉडल का जो टोटल खुलासा है वो ये है कि अगर आपने किसी भी जूते का साइज प्रेडिक्ट करना है, अगर आपको प्राइस पता है ना, तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा उसका। ये एक मॉडल है, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक मॉडल इस कंप्यूटर ने मशीन लर्निंग के थ्रू बना लिया आपने। अब एक्चुअल में कितने हैं? 12 माइनस 12 0। यहाँ पे प्रेडिक्ट 12 किया, असल में कितना था 13, 13 माइनस 12 आपने प्रेडिक्ट किया 21, असल में भी 21 है। 21 माइनस 21 0। 10 माइनस 12 कितना है, 12 माइनस 10 कितना है -2। ये किसका एरर है? मॉडल। दूसरा मॉडल ये कहता है कि आप सबकी प्राइस, सबका साइज 10 एज्यूम करें। सबका साइज कितना एज्यूम करें 10। अब देखें 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 21 माइनस 10 11, 10 माइनस 10 0। अब ये जो एरर है इनका स्क्वायर करें, इन सबका स्क्वायर करें और उनको ऐड करें तो कितना आया 5861। इन सब का स्क्वायर करें और उसको ऐड करें तो आंसर आया 110,225। किसका एरर ज्यादा है? मॉडल 2 का एरर ज्यादा है, मॉडल 1 का एरर ज्यादा है? किसका एरर ज्यादा है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन दोनों में से कोई एक मॉडल चूज करना पड़े तो आप मॉडल 1 चूज करेंगे या मॉडल 2? मॉडल, ठीक है। ये मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। ये बताने का सिर्फ मकसद ये था कि जब आप मॉडल करेंगे ना डाटा को, तो कई मॉडल्स होंगे। आप जब उन मॉडल्स में से किसी को सिलेक्ट करना होगा तो बेस्ड ऑन सम मैट्रिक्स, यानी कि आप मॉडल की डायग्नोस्टिक्स करेंगे और क्या करेंगे, मॉडल का क्यों करेंगे कंपैरिजन, मुझे बताएं। टू पिक आउट द बेस्ट मॉडल, पिक आउट दी। वैसे आपको अक्सर मैं कल एक हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है बेल्जियम में, नेक्स्ट मंथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, फॉरेन से भी 8-10 की नोट स्पीकर्स आएंगे, मलेशिया से, यूके से, अमेरिका से। सो आई वाज रिव्यूइंग द पेपर्स लास्ट संडे, तो yesterday, so पेपर में देयर वाज सम लाइव डेटा सेट जिसके ऊपर उन्होंने डिसीजन ट्री लगाया, KNN लगाया, CNN लगाया, और फिर बताया कि जी इन तीनों में से ना CNN की एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है। यानी कि एक्यूरेसी की बेस के ऊपर इन तीनों मॉडल्स को आपस में क्या किया गया, कंपेयर किया और एक बेस्ट मॉडल प्रेजेंट कर दिया। So any research paper, be it conference, be it journal, if you want to read and you want to interpret, basically आप at the end of the day देखेंगे कि उसने जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स होंगे या डिफरेंट मॉडल्स होंगे उसमें से मैट्रिक डिफाइन किए होंगे और फिर बताया होगा इस मैट्रिक के लिहाज से देखें ये हमारा बेस्ट पिक है। तो ये हमने क्या किया है, मॉडल की डायग्नोस्टिक्स की और मॉडल की कंपैरिजन की। अब आप कहेंगे मॉडल क्या यही तरीका तो नहीं है हमेशा कि 80% के ऊपर आपने ट्रेन करना है, 20% के ऊपर टेस्ट करना है? तो ये भी कर सकते हैं 85 के ऊपर ट्रेन कर लें, 15 के ऊपर, फिर इस पे के फोल्ड एक तरीका होता है, एक लीव वन आउट होता है, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। अभी सब चीजों को हम डिटेल में देखेंगे, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाह रहा था कि स्टेप नंबर 5 ये है, दैट इज बिल्डिंग द मॉडल। लास्ट स्टेप जो है वो क्या है हमारे पास,
present findings and building applications on. तो इसको मैं आपके सामने रीड करता हूँ. After you have successfully analyzed the data and built a well-performing model, you are ready to present your findings to the world. This is an exciting part. All of your hours of hard work have paid off, and you can explain what you found to the stakeholders वो हैं जो आपके लाइन मैनेजर्स हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं या टीम लीड है जिसको आपने अपना जो है वो चीज प्रेजेंट करनी है. मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि डोंट जंप टू ग्राफ इमीडिएटली, बिकॉज जो फाइनल आउटपुट होती है ना या जो फाइनल ग्राफ्स होते हैं, ऐसा हमने पावर पीएम में फर्स्ट लैब में देखा कि कोई इतना मुश्किल नहीं है ग्राफ बनाना. असल में कमाल इस चीज का नहीं है कि आप ग्राफ बना लेते हैं, कमाल इस चीज का है जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो इतना केयरफुली क्यूरेटेड हो कि आपको डाटा की ऑथेंटिसिटी का पता हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं उसके पीछे पूरा पाइपलाइन पता हो, ताकि आप किसी को कॉन्फिडेंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रेजेंट करें जिसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन दे सके. अगर आपने पुअर जॉब की है पिछले स्टेप्स में और मॉडल भी ऐसा बना लिया और रिजल्ट्स आ गए हैं, लेकिन उन रिजल्ट्स पे कोई बिलीव नहीं कर रहा है, कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर रिजल्ट्स में कोई फायदा. मेरी बात समझाती सबको? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना और सही चीज को प्रेजेंट करना, और उससे फिर आपकी नई क्रेडिबिलिटी भी बनती है इदारे में. वो लोग समझते हैं अच्छा यार ये बंदा जो बात करता है ना बड़ी ऑथेंटिसिटी से करता है और इस पे हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं. बिकॉज एक दफा आपका ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो गया, एक दफा आपने कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट कर दी जो कि गलत थी या आपको आती नहीं थी, आपने प्रेजेंट कर दी और या फॉल्स डाटा के ऊपर थी और आपने उसको वैलिडेट नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम कोई आप पे ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, तो बहुत टाइम लगाएं पिछले स्टेप्स के ऊपर, तब जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आप फाइनल स्टेप जो है वो प्रेजेंट करेंगे. Sometimes people get so excited about your work that you will need to repeat it over and over again because they value the predictions of your model or the insights that you produce. For this reason, you need to automate your model. जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया कि अगर आपके पास 5-6 कंट्रीज आ रहे हैं, जर्मनी, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, सिर्फ एक कंट्री के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, सिर्फ उस कंट्री का डाटा आ रहा है बिकॉज हमने ऑटोमेशन कर दी हुई है. अब हमने सिर्फ क्लिक्स ऑफ अ बटन के ऊपर हम एक सर्टेन रीजन का डाटा देख सकते हैं. Sometimes it is sufficient that you implement only the model scoring. Other times you might build an application that automatically update reports, Excel spreadsheets, or PowerPoint presentations. The last stage of the data science process is where your soft skills will be most useful, and yes, they are extremely. So soft skills बहुत important है. अगर आपको अपना point explain करना नहीं आता, आप किसी को convince नहीं कर सकते, so फिर उसका जो है उस आउटपुट को कोई बाय नहीं करेगा. तो ये पूरा लूप हमने क्लोज करना है, 6 के 6 स्टेप्स करने. सो आई वुड आल्सो पुट आउट सम सॉर्ट ऑफ असेसमेंट जिसपे मैं आप लोगों को कुछ डाटा ग्राफ्स को कहूंगा कि आप एक्सप्लेन करें. सो आपने खड़े होकर एक्सप्लेन करना है और आपने कन्विंस करना है कि यार ये बिजनेस स्ट्रेटेजी सही है या हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो इस तरह की चीजें भी आपको एक्सप्लेन करें. In fact, we recommend you find dedicated books and other information on the subject and work through them, because why bother doing all this tough work if nobody listens to what you have to say. So मेरे ख्याल में मुझे इसको मज़ीद ज़्यादा explain करने की ज़रूरत नहीं है. So to complete the whole picture, so what we have seen is that the first step is setting the research. We have to define the what, the why, and the how of your project in a project charter. Second step is retrieving data, finding and getting access to data needed in your project. This data is either found within the company or retrieved from a third party. Third step is data preparation, checking and remediating data errors, enriching the data with data from other data sources like web links or some databases, and transforming into a suitable format for your models. Fourth step is data exploration. You have to dive in deeper into your data using descriptive statistics and visual techniques.
Fifth step is data modeling, which means using machine learning and statistical techniques to achieve your project goal. The final step is presentation and automation, which means presenting your results to the stakeholders and industrializing your analysis process for repetitive reuse and integration with other tools. Is it clear? तो अब जाके हमने अपने फर्स्ट 2 वीक्स का जो बीच हुआ है उसके बाद आज रिजल्ट देखने के लिए मैंने सिर्फ आपको एक फाउंडेशनल सेट किया है कि डेटा साइंस के हर केस स्टडी हर प्रोजेक्ट जो हम लैब में करेंगे उसमें आप ये 6 स्टेप्स कहीं ना कहीं देखेंगे और अगर आपके ये दिमाग में होगा तो आप एक प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को डील करेंगे। तो हमारे पास 5-10 मिनट की ब्रेक भी आ जाएगी और अभी हम आपको क्विज ले लेते हैं। kahoot.it लिखें, मैं आपको गेम पिन दे रहा हूँ। मुझे लगता है लाइसेंस मुझे देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये गेम पे डालें। अगर सारे ज्वाइन नहीं भी कर सकते तो यू जस्ट ज्वाइन मी फ्रॉम हियर 287-7841। MU कौन है? आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। So I need to update. पहले ना initially there was like limit to 50, but उन्होंने अब limit 10 कर दिया and they asking me to purchase this one. So मैं अब इसको सोच रहा हूँ कि अगर आपको पसंद है, अगर आप सारे चाहते हैं कुछ इस तरह देने, तो I will buy it for you. ये पढ़े क्वेश्चन। How much time you need to spend on data correction, cleaning, integration, transformation? That is how much time you need to spend in data preparation. How much time? Remember this 80-20 rule in your mind. So 80% of your time you need to spend on which step? Data preparation. ठीक है? तो data science की जो majority लोग हैं वो 80% time किस में लगाते हैं? Data की preparation. A single outlier can throw off a regression estimate. Is it true or false? क्या ऐसा है कि सारे डेटा पॉइंट्स एक सीक्वेंस में और एक आउटलायर आया उसने पूरी की पूरी रेड लाइन को शिफ्ट कर दी? तो आंसर क्या है इसका? True. That is good.
बैट, गुड की जगह हमने GODO कर दिया था, बैट की जगह BADE कर दिया था। सो डाटा आंसर क्या था इसका? अच्छा, वैसे कहने को डाटा प्रिपरेशन में 80% टाइम लगता है, लेकिन जब हम डाटा प्रिपरेशन पावर BI में लैब में करेंगे, आप देखेंगे कि अगर आपको सिंपल इफ एल्स कंडीशंस और बेसिक छोटे मोटे गिग्स आते हैं करने, तो आप मेजॉरिटी जो डाटा प्रिपरेशन के काम है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। यानी कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पर लेबरस काम है, आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन कोई इतना हाई वैल्यू एंड नहीं है कि आपको आप क्या क्या में से होगा नहीं। आपको देखना है उसकी मीन मीडियन मोड देखना है, उसकी स्टैटिस्टिक्स देखनी है, टाइप ऑफ मिस्टेक्स देखनी है, सिंपल इफ एल्स कंडीशन या कुछ चेक्स लगा के आप वो मसला सॉल्व कर सकते हैं। In Python, there are many functions available for you. अपर केस के, लोअर केस के, स्ट्रिप फंक्शन, जिसको अगर आपको पता हो कि कौन कौन से फंक्शंस मेरे टूलकिट में अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज यूज इट। तो इसका आंसर क्या था? ट्रू। यू कैन यूज स्ट्रिप फंक्शन टू रिमूव द ट्रेलिंग स्पेसेस। फर्स्ट लैब में हमने जो डाटा सेट था क्लाइंट का और विकिपीडिया से हमने जो लिया था, दोनों को हमने आपस में क्या किया था? ज्वाइन किया था। तो अभी मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं बताया इनर ज्वाइन क्या होता है, आउटर ज्वाइन क्या होता है, वो चीजें हम लैब में देखेंगे कि कैसे करते हैं ज्वाइंस। बट यू कैन क्लब, यू कैन अपेंड, यू कैन यू कैन ज्वाइन, यू कैन स्टैक एंड यू कैन डू। तो इसका आंसर क्या था? ऑल ऑफ दिस। यूक्लिडियन डिस्टेंस y2 minus y1 plus x2 minus x1 का स्क्वायर अंडर रूट भी लेंगे आखिर में, प्लस z2 minus z1। अगर आप इसको 2 डायमेंशन की बजाय इसको 3 डायमेंशन में भी लेके जाना चाहें तो आप इसको लेके जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था? ट्रू। यू कैन एक्सपैंड इट टू मोर देन 2 डायमेंशंस। वेरिएबल रिडक्शन, हाँ, कौन सी टेक्निक यूज होती है वेरिएबल रिडक्शन के लिए? PCA। PCA स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट। और भी टेक्निक्स हैं, जैसे लीनियर PCA है, नॉन लीनियर PCA है, हमारे पास फैक्टर एनालिसिस है। So there are different techniques exist to reduce the number of variables, but PCA is one of them and is still widely used in industry. So हम PCA करेंगे अगले चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें मैं आपको PCA करके दिखाऊंगा कि हम कैसे किसी डाटा सेट के नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और फिर उन वेरिएबल्स के ऊपर अगर हम मॉडल बिल्ड करेंगे तो बड़ा मीनिंगफुल मॉडल बनेगा। Should P value be lower than 0.05 और higher than 0.05? तो 0.05 से कम होने का मतलब ये है कि 95% चांस ये है कि आपका जो प्रेडिक्टर्स का जो मॉडल आपने बनाया वो सिग्निफिकेंट उस पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ 5% शायद डिपेंड नहीं करता है, लेस देन 5% डिपेंडिंग। तो बाद केसेस में लोगों को 0.01 रिक्वायरमेंट होती है, बाद केसेस में 0.05 मेजॉरिटी केसेस में होती है, बट कुछ केसेस में लीनियंट हो तो आप 0.10 तक भी जा सकते हैं, 0.10 तक भी जा सकते हैं। बट 90%, 95% आप चाहते हैं कि दोनों का आपस में रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट हो। ताहा, आप लास्ट टाइम भी आप फर्स्ट पे थे। फहद,
इमरान कौन है? जो आगे बैठे हुए हैं और देखो, चलो ठीक हो गया। Let's get back to business. Business is machine learning. अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन फर्स्ट टू चैप्टर्स में सारे सुने क्वेश्चन सबके लिए होगा। हमने देखा कि मॉडल की इवैल्यूएशन कर रहे थे, सिलेक्ट बेस्ट मॉडल सिलेक्ट करने के लिए हम इवैल्यूएशन से पहले बेस्ट मॉडल किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। कि ये जरूरी तो नहीं है कि आप जो है वो मॉडल पहले चूज कर लें और उसके बाद आप मॉडल को लगाएं और जब उसके आंसर आए फिर आप दूसरा मॉडल लगाएं, आंसर आए, तीसरा मॉडल लगाएं, आंसर आए, फिर आप चूज करें। नहीं, जब आप इनिशियली भी मॉडल लगा रहे हैं तो उस टाइम पर भी आपकी चॉइस जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए और इन्फॉर्म चॉइस होनी चाहिए और साइंटिफिक चॉइस होनी चाहिए। अब जैसे हम देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे कि उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि इन प्रॉब्लम्स के ऊपर मुझे ये वाला मॉडल लगाना सूट करता है। जैसे कुछ केसेस में आप देखेंगे कि जो डाटा है दैट विल बी मोर प्रेजेंटेड इन अ ट्री फॉर्मेट लाइक, तो वहां पे आपको डिसीजन ट्री की तरफ लगाना से स्टार्ट करना चाहिए। इसी तरह कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जहां पे आपको डाटा को देख के फील आएगी या प्रॉब्लम की नेचर को देख के फील आएगी कि आपको कौन सा क्रिएटिव मॉडल उस पर अप्लाई करना चाहिए। सो और उसमें भी आपके पास भी कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्ट टाइम भी जब आप मॉडल को लगाने जा रहे हैं ना, तो बेस्ड ऑन योर डाटा, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन द सिंप्लिसिटी, बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज यू हैव, तो उसकी बेस के ऊपर आपने चॉइस करें। तो वो चॉइस भी कोई रैंडम चॉइस नहीं हो, आल्सो बी थॉट आउट। एनी क्वेश्चन है किसी और का? क्वेश्चन फर्स्ट टू लेक्चर्स के बारे में। हां, टेबल चलते हैं 10 मार्क पर 3। हां, अगर वो हाँ, जब 2 में ट्राई आ गया है तो अब इसमें ये होगा कि जो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि लेट्स से मैंने नेबर्स 2 रखे और 5 वोट इनके 5 वोट इन 5 के जो वोट है जो वैल्यूज है वो 63 डिस्टेंस भी 3, तो मैं उसको चूज कर, ठीक है। पहले तो मैंने उस पूरे सर्कल के अंदर नंबर्स काउंट करना, एक एक सर्कल के अंदर जो उस x की 3 डिस्कस करता है। और अगर मैं और रख लेता हूं फिर ये मसला खत्म होगा, क्योंकि और के केस में एक इवन नंबर नहीं होगा, एक ज्यादा होगा और एक कम होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन फर्स्ट टू चैप्टर्स के हवाले से कोई मुश्किल तो नहीं है? यहाँ से समझ आ रही है? अगर आपको कहीं समझ ना आए, कोई चीज आपको लग रहा है यार ऊपर से उधर नहीं है, इधर स्टॉप है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बिल्कुल रैंक हुए में और मैं इतना 10 चैप्टर खत्म कराने को मैंने करवाने, तो लेकिन आप लोग ये कहते हैं वो तो आई वांट यू टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एक कोर्स काफी है आपकी पूरी की पूरी डिग्री को टर्न अराउंड करने के लिए, बिकॉज मशीन लर्निंग भी आ जाएगी, इसमें एआई भी आ जाएगी, डेटा साइंस आ जाएगी, टूल्स का यूजेज आ जाएगा, पाइथन भी सीख लेंगे। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। प्लस इसका अगला गोल बिग डेटा एनालिटिक्स है, जिसमें आप जो फाइनेंशियल बैंक्स का डेटा है, हाई डार्क डेटा सेक्टर उसके ऊपर भी डील करना आपको आएगा, तो बड़ी हाई पेइंग जॉब अवेलेबल है। तो पावर बीआई के ऊपर डैशबोर्ड्स में $500 $1000 मेरे ख्याल है एक प्रोजेक्ट अब हार्डली 2-3 दिन लेगा आपको करने में, इतना आजकल एआई हेल्प अवेलेबल है। तो अगर मैंने लास्ट टाइम टारगेट देखा था कि $1000 मंथ कमाना कोई बिग डील नहीं, बल्कि आई वुड बी इवन मोर हैप्पी एंड दैट इफ यू मेक दिस काइंड ऑफ मनी इन अ डे, $1000 वाला प्रोजेक्ट आप एक दिन में भी कर सकते हैं। अपनी जो लिमिटेशन है ना उससे निकले और एआई के टूल्स पर इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि $500 का जो प्रोजेक्ट था फाइबर का, वो बच्चों ने 4 घंटे में सॉल्व किया लैब में, लैब के मिड एग्जाम, और एआई के टूल्स अवेलेबल थे आपके पास सारे यूज करना। तो वंस यू नो इट यू विल सी कि एआई की प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हुए आप कितने फास्ट काम कर सकते हैं, जो कि पहले शायद इतना आसान नहीं था। सो देयर इज अ लॉट यू कैन डू। और
कंपनीज को अगर आप बिजनेस कमा के देंगे, उनका रेवेन्यू बढ़ाएंगे, तो कौन आपको नहीं रखना चाहेगा और कौन आपको जो है आपकी जॉब्स के ऊपर नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ प्रोडक्टिव यू आर एंड हाउ कैन यू बेनिफिट अदर्स। So enough of motivation. Let's move to chapter number 3, which is the backbone of this whole course, and this is about machine learning. अच्छा, machine learning में एक बहुत सी कॉमन सी चीज है कि कंप्यूटर filters out more than 60% of your emails and can learn to do and even better than typewriter. अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी ईमेल आती है ना, वो स्पैम में चली जाती है, और जब आपकी ईमेल स्पैम में जाती है तो वो आपसे पूछते हैं कि ये वाकई स्पैम है, और आप उसे कहते हैं यस इट्स अ स्पैम, तो वो उसे लर्न करता है, मशीन लर्न करता है। तो बेसिकली आपकी उस गूगल मेल में, जीमेल में, याहू में या हॉटमेल में पीछे क्लासिफायर लगा हुआ है। वो क्लासिफायर करता है क्या, जब भी ईमेल आती है उसको स्कैन करता है और उसको कैटेगरी में दो कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देता है, इसमें इनबॉक्स में या स्पैम। उसके पीछे क्लासिफायर लगा हुआ है, उसके में पढ़ेंगे आप आराम से ये बना सकते हैं। आप एक हाई-फाई सिस्टम बना दें, ईमेल आए उसको स्कैन करें, 4-5 कैटेगरी में डालें, ये सोशल्स है, ये आपके फ्रेंड सर्कल से है, ये आपके प्रोफेशनल सर्कल से है, ये आपकी स्पैम हो सकती है, ठीक है। सो और इसके पीछे एक क्लासिफायर लगा हुआ है। वो क्लासिफायर काम कैसे करता है, वो आपकी ईमेल में वर्ड्स ढूंढता है और उस वर्ड्स की बेस पर डिसाइड करता है कि ये स्पैम होगा। जैसे ईमेल के अंदर लिखा हो नाइजीरिया इतने $100 बिलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, लॉटरी, इस तरह के वर्ड्स को वो समझ आता है कि क्या है। हाँ, ये भी हो सकता है, वेन बिग प्राइजेस सॉर्ट ऑफ, या वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, समथिंग कुछ इस तरह का, या इनहेरिटेंस वाला वर्ड। तो ये जो वर्ड्स आते हैं, फिर जब आप उसको कहते हैं ना ये स्पैम है या नहीं है, तो उससे भी वो लर्न करते हैं कि आपने जब उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ ये बात, उसको मतलब वो समझ आता है मैं ठीक कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव होती है उसकी एफिशिएंसी। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाई शुड वी केयर अबाउट। तो मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ study that gives computers the ability to learn without being explicitly। अच्छा, दोबारा हमेशा बिगर पिक्चर को ध्यान में लाते हैं। सबसे बड़ा सर्कल हमारा है एआई का। कौन सा सर्कल है? एआई के अंदर एक सर्कल है मशीन लर्निंग का। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? एआई का। एआई के अंदर कौन सा सर्कल है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर एक सर्कल है डीप लर्निंग। दोबारा, सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? एआई। उसके अंदर कौन सी चीज आती है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर क्या है? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर आपके पास आती है जनरेटिव एआई। डीप लर्निंग के अंदर क्या है हमारे पास? जनरेटिव एआई है, या ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स आ जाते हैं। सो दिस इज, ये जो इमेज अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो आपको हर चीज मिल जाएगी। अच्छा, मशीन लर्निंग जो है इट इज अ सबसेट ऑफ एआई, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ machine learning, और जनरेटिव एआई इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। सो इसीलिए आपने पहला कोर्स जो पढ़ा है वो एआई का पढ़ा है, बिकॉज आपने एआई का ओवरव्यू लिया है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होती है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में कवर किया। मशीन लर्निंग में थोड़ा सा नैरो डाउन, डीप लर्निंग में मजीद नैरो डाउन, और फिर डीप लर्निंग के अंदर जब जाएंगे जनरेटिव एआई, तो हम उसके अंदर जो है वो सब डोमेन में आ जाए। सो एक और डेफिनेशन हमारे पास है, machine learning is the process by which a computer can work more accurately as it collects and learns from the data it is। जितना डाटा बढ़ता जाएगा उतना एक्यूरेटली वो, जैसे आप नया नया मोबाइल फोन खरीदते हैं ना, तो शुरू में आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपका कंप्यूटर को सही टाइपिंग का आपको वो ऑप्शन नहीं दे रहा होता, या प्रिडिक्ट सही नहीं कर रहा होता। जैसे जैसे आपका फोन पुराना होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप जब टाइप कर रहे होते हैं वो आपकी शुरू के कैरेक्टर से ही समझ आता है कि अगला वर्ड सी क्या लिखने वाले। और फिर एक टाइम आता है आपको मोबाइल चेंज करने का दिल ही नहीं करता, बिकॉज वो मोबाइल आपके साथ आपका दोस्त बन चुका होता है। ऐसा है कि नहीं है? तो उसके पीछे कौन सा एल्गोरिथम है? मशीन लर्निंग। दूसरा, मशीन लर्निंग के ही एल्गोरिथम्स हैं कि जब आप सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे होते हैं, तो आप एक रील्स देखते हैं
फिर आप रील देखते हैं, फिर आपका जो है ना ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है, यू फील हैप्पी एंड एलिवेटेड, एंड देन यू वॉच अनदर वीडियो। फिर बीच में आपका थोड़ा सा जो है ना वो लेवल ड्रॉप होता है, फिर एकदम एक वीडियो आती है जो आपको दोबारा से एनर्जाइज कर देती है, और फिर आप देखना शुरू कर देते हैं वीडियोस। फिर वो 2 साइकिल आता है, फिर एकदम हाई साइकिल आता है, पता लगता है 4-5 घंटे हो गए हैं मेरे। ठीक है, उसके पीछे क्या लगा हुआ है, जिनका काम ही ये है कि हमने इस बंदे को या इस बंदी को एंगेज रखना है सोशल मीडिया के साथ ज्यादा से। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट बिकॉज देयर आर एल्गोरिथम्स बिहाइंड इट। गॉट द पॉइंट? सेकंड, एक और एग्जांपल देता हूं। अच्छा, एक और चीज आपने सोशल मीडिया पे नोटिस की होगी कि सोशल मीडिया पे जो है ना नेगेटिव कंटेंट ज्यादा है, जैसे नेगेटिव खबरें ज्यादा है। उसके पीछे भी लॉजिक है कि जब आपने सोशल मीडिया के ऊपर कॉस्ट फंक्शन पैसा रखा हुआ है कि पैसे को मैक्सिमाइज करना है, तो वो जो एल्गोरिथम्स है उनको आपने टारगेट दे दिया कि यार आपने पैसा ज्यादा से रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तो जो चीज बिकेगी वो वही प्रमोट करता जाएगा। तो वो कॉस्ट फंक्शन जो डिफाइन किया होता है ना, वो कॉस्ट फंक्शन गवर्न करता है कि कौन सी खबरें ज्यादा चलानी है, बिकॉज वो लोग देखते हैं, वो वायरल होती हैं, वो ज्यादा बिकती हैं। तो एआई के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने कॉस्ट फंक्शन क्या डिफाइन किया है, उसने पीछे नहीं देखना है कि उसके इफेक्ट्स क्या है। मसलन अगर आपने एआई को कहना है ना कि यार इंसानियत की बेहतरी करनी है, तो वो कहेगा ठीक है 7 अरब की आबादी है, 6 अरब को मार दो, 1 अरब रहने दो, वो खुशहाल हो जाएंगे। ठीक है, पीछे एथिकल व्यूज क्या है, उसने उसको जो कॉस्ट फंक्शन दिया गया है उसने उसको मैक्सिमाइज करना है या ऑप्टिमाइज करना है। क्लियर? सो एज यू गो डीप इनटू इट, सो वो जो है, so for example, a user writes more text messages on a phone, the phone learns more about the messages, common vocabulary, and can predict autocomplete their words faster and more accurately. So in a broader field of science, machine learning is a subfield of a subset of artificial intelligence and is closely related to applied mathematics and so machine learning का एक ऐसा पार्ट है कि जो मैथ्स और स्टैट से काफी मिलता है, बिकॉज मशीन लर्निंग ने पैटर्न देखने और पैटर्न्स देख के जो उसकी एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज या जो उसकी रिग्रेशन बन रही होगी तो उसको मैच करना है विद स्टैटिस्टिक्स। वी कॉल्ड इट एज अ ग्रे बॉक्स मॉडल। बट इससे एडवांस जब हम जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो डाटा टेक्स्ट का है, जो हमारे पास इमेज डाटा है, जो हमारे पास ऑडियो डाटा है, उसके ऊपर भी हम मशीन लर्निंग से एडवांस चीज जाएं, डीप लर्निंग लगाएं, तो वो हमें ऐसे ऐसे वेट्स निकाल के दे देगा। चैट जीपीटी जिसकी एग्जांपल आप देख रहे हैं, या इमेज आपने जनरेट कराना है, इमेज आर्ट बनाना है, वीडियोस बनानी है, आपसे प्रॉम्प्ट दें, वीडियोस बन जाती हैं, इमेजेस बन जाते हैं। गैन्स के जो जो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स हैं वो कैसे काम करते हैं। सो इट इज गोज बियॉन्ड स्टैटिस्टिक्स से हम आगे निकल गए। All this a bit abstract, but machine learning has many applications in everyday life. अब आप इसलिए पढ़ रहे हैं because regression and classification are of primary importance to regression and classification are of paramount importance to data scientists to achieve all of this for automatic classification and wide ranging examples and archaeological sites based on existing sites. ये प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन का भी हो सकता है, और ये लैंड है इसके नीचे गोल्ड रिजर्व्स हैं या नहीं है, इसके नीचे प्लेस नेम्स और पर्संस इन अ टेक्स्ट। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना पीपल बेस्ड ऑन पिक्चर्स और वॉइस रिकॉर्डिंग्स। क्लासिफिकेशन, recognizing birds based on their it's a problem of मतलब आप सुबह जा रहे हैं, परिंदों की आवाजें आ रही हैं, मुख्तलिफ तरह की आवाजें आ रही हैं, आपके पास एक मोबाइल है जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा हुआ है, जैसी आवाज आई वो आपको बता देगा ये परिंदा है।
ये कैलेंडर, एक ऐप कौन सा वर्ड, ठीक है। तो वो कुछ नहीं, वॉइसेस सुन सुन के क्लासिफाई कर लेगा डिफरेंट चीजों में। फिर एक और एप्लीकेशन आइडेंटिफाई, कस्टमर्स कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। वो कस्टमर कितनी स्पेंडिंग तक विलिंग है करने के लिए प्रोडक्ट के लिए, वो प्रॉब्लम कौन सा होगा। मसलन आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, बैग बनाया लैपटॉप का, आप कहते हैं कौन से कस्टमर ये बैग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो उसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। आपके पास आधे लोग खरीदेंगे, आधे लोग नहीं खरीदेंगे। अच्छा, जो आधे लोग खरीदेंगे वो इस प्रोडक्ट को कितने पैसे देने तक के लिए तैयार है, कोई रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगी, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आएंगी, वो प्रॉब्लम प्रिपरेशन का होगा। Proactively identifying car parts that are likely to fail, it's a problem of आइडेंटिफाई करना ट्यूमर को और डिजीज को, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ। अक्सर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट लोग काम कर रहे होते हैं मेडिकल फील्ड में, जिसमें वो ट्यूमर्स, कैंसर्स को और डिफरेंट इमेजेस की बेस के ऊपर उन्होंने प्रेडिक्शंस करनी होती है कि इसमें ट्यूमर है या नहीं है, इसमें फलानी बीमारी है या नहीं है, इसको निमोनिया है या नहीं है। तो बेस्ड ऑन द स्कैन्स और इमेजेस दे हैव टू डील विद इट। प्रेडिक्ट करना द अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन विल स्पेंड ऑन प्रोडक्ट इज रिग्रेशन। प्रेडिक्ट करना नंबर ऑफ इरप्शंस ऑफ अ वोल्केनो इन अ पीरियड, दैट्स रिग्रेशन। प्रेडिक्ट करना your company's yearly revenue, it's a regression. Predict करना which team will win the Barclays Premier League or Champions League in a soccer, it's a problem of a classification. ठीक है। So now you got the point between classification and हाँ, ये परसेंटेज जिसकी ज्यादा होगी ना वो विनर होगा। मसलन आपने बेसिकली विनर निकालना है, चैंपियंस लीग कौन जीतेगा। आपने एक ऐसा मॉडल बनाना है जो मॉडल, अभी चैंपियंस लीग शुरू नहीं हुई, वो बता देगा कि इस दफा चैंपियंस लीग चेल्सी जीतेगा फॉर एग्जाम्पल। अब वो मॉडल कर कैसे रहे, बेस्ड ऑन द पास्ट प्रोबेबिलिटीज, बेस्ड ऑन कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या है, करंट प्लेयर्स कौन से हैं, कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं, किस टीम के अगेंस्ट अच्छा स्कोर है, कौन सा प्लेयर, उसकी कोच, उसकी स्ट्रेटेजी ऑफ गेम, एवरीथिंग आपने मॉडल में दिया हुआ है, और वो उसकी बेस के ऊपर बता रहा है कि ये टीम जो है वो विन करेगी। तो इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बिकॉज यू विल क्लासिफाई वन टीम एज अ विनर, रेस्ट ऑफ द टीम एज लूजर्स, ठीक है, बिकॉज 1-0 प्रॉब्लम। अब वो टीम कितना गोल स्कोर करेगी, दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन। हो सकता है पूरी चैंपियंस लीग में वो 90 गोल स्कोर करे, 95 करे, 96 करे, 97 करे, 112 करे, आखिर में गोल डिफरेंस भी आ जाता है ना जब दो टीमें मेट हो जाती है। सो वो अगर आपने ये प्रेडिक्ट करना है कि कितने गोल स्कोर करेगा वो फिर सफल। इसलिए मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ बिकॉज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 80% टाइम ना यही होता है क्लासिफिकेशन या। अब रिग्रेशन की कई टेक्निक्स है, लीनियर रिग्रेशन है, आपके पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, नॉन लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये सब चीजें। इसी तरह क्लासिफिकेशन में केएनएन है, डिसीजन ट्रीज है, रैंडम फॉरेस्ट है, मल्टीपल एल्गोरिथम्स है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपको टॉप लेवल पे चीजें पता है ना कि हम कर क्या रहे हैं, जब मैं आपको चीजें दिखाता हूं आपको ये भी आ गया, ये भी आ गया, सारी चीजें मेरी ऐड हो रही है सिस्टम में। सो इंपॉर्टेंट चीज होती है आप स्ट्रेटेजिक वे में ना चीजों को समझ जाए, और फिर आप कोई भी टेक्स्ट बुक खोलेंगे डेटा साइंस की, आपको हर टेक्स्ट बुक समझ आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज आपका माइंड उस तरह ट्रेन हुआ है, आपको सिखाया इस तरह गया है कि आप चीजों को बड़ा कॉन्सेप्चुअली देखते हैं और बड़े लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। सो ओकेजनली डेटा साइंटिस्ट बिल्ड अ मॉडल दैट प्रोवाइड्स insights to the underlying process of और वैसे नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स वाले ये काम करते हैं कि वो बिटवीन द वेरिएबल्स उनके दरमियान रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं, इन्फरेंसेस निकालते हैं। बट ओकेजनली डेटा साइंटिस्ट को भी ये काम करने पड़ जाते हैं। मिसाल तौर पे एक कंपनी है एक्सपोनेंट, जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने पीएचडी, वो कंपनी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करती है। पहली बात, उस कंपनी में सारे लोग जो है ना टॉप टियर यूनिवर्सिटीज के हैं, मतलब दुनिया की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज है, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यूसी बर्कले, टॉप टियर लेवल के उनमें लोग रहते हैं। वो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो इवन कंपनीज से सॉल्व नहीं होते। मतलब एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन उनका सर्विस है कि कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया तो उसके ऊपर वो टीम आ जाएगी और वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेट क्रैश क्यों हुआ। फिर लॉग्स निकालेंगे, डिफरेंट सेंसर्स के डाटा लेंगे, डिफरेंट चीजों से फिर रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। या कोई प्लांट है वो एकदम बंद हो गया चलते चलते, अब वहां के इंजीनियर्स को समझ नहीं आ रही कि ये प्लांट कैसे बंद हो गया, अब आपको रिकवर करना है, ठीक है। सो
this is kind of a things where you have to do a root cause analysis. When the goal of a model isn't prediction but interpretation is this root cause analysis. Here are a few examples. Understanding and optimizing the business process, such as determining which products add value to a सर्विस के लिए एज अ डाटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो आपसे पूछते हैं यार बताओ हम अपनी यहाँ पे जूतों के अलावा और क्या रखे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू में बढ़े, तो आप कहते हैं यार जूतों के साथ सॉक्स रख लें, आप बेल्ट रख लें, और बच्चों के यूनिफॉर्म के बैग होते हैं वो रख लें, ये आपकी प्रोडक्ट चेन को वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन सम डाटा होगा ना, बेस्ड ऑन सम योर लॉजिक होगी, ये थोड़ी होगा वहां बैठ के आप पिज्जा शॉप ओपन करते हैं, डजंट मेक सेंस, और मे बी इट मेक सेंस। तो अक्सर आपने देखा होगा कि गैस स्टेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें स्टेशन से आमदनी आ रही होगी 10 से 15%, 80 से 50% आमदनी वो कन्वीनियंस स्टोर लगा होता है ना, वहां से आ रही होती है। फिर उस कन्वीनियंस स्टोर के अंदर लोगों ने फूड का ऑप्शन रखे होते हैं, उससे वो कमा रहे होते हैं। वो पूरा लॉजिक है इसके पीछे, अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे, वो जान के उन्होंने गैस के पैसे से अपना मार्जिन गिराया हुआ है, ताकि बस कस्टमर एक दफा आ जाए, एक दफा आ गया शॉपिंग करेगा, वहां से हम कमा लेंगे। तो इसके पीछे पूरी डेटा साइंस है जो चल रही है। सेकंड क्या है, डिस्कवरिंग व्हाट कॉजेस डायबिटीज क्यों हो रही है, डिटरमिनिंग द कॉजेस ऑफ, फॉर एग्जांपल आप लाहौर का एनालिसिस करें कि ट्रैफिक जैम्स क्यों होते हैं, तो हम सबका ख्याल है यार सड़कें टूटी हुई हैं या सड़कें छोटी हैं, बाद में पता चलेगा कि सड़कें तो बहुत बड़ी हैं लेकिन ट्रैफिक सेंस की कमी है, लोग जो है वो रॉन्ग लेन से आ रहे हैं। तो पता लगा कि हम असल कॉज की तरफ जा रहे हैं, कि असल कॉज क्या है, या ट्रैफिक सिग्नल्स का जो टाइम पीरियड है वो अननेसेसरी ज्यादा है, उसको रिड्यूस करने की जरूरत है, या ऐसी सड़कें बनाने की जरूरत है कि जिसमें ट्रैफिक रुके ही ना और एक सीक्वेंस में चल रही हो, या वन वे हो और सर्कुलर ट्रैफिक हो के अपोजिट आने का रास्ता ना हो। मतलब यू कैन थिंक ऑफ मेनी वेज जो रूट कॉज निकल सकता है इस जैम का। तो ये वाला जो हमने मशीन लर्निंग अप्लाई करनी है, आज जरा थोड़ी थ्योरी ज्यादा हो गई है, लेकिन फाइल की तरफ हम आते हैं। डाटा मॉडलिंग में क्या क्या चीजें हमारे पास, अब आते हैं आज क्योंकि मशीन लर्निंग का फाउंडेशनल लेक्चर है, तो थ्योरी है, ठीक है, तो मैं आपकी फाउंडेशन बिल्डअप कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं मशीन लर्निंग का चैप्टर खत्म करूंगा, और मशीन लर्निंग के चैप्टर के बाद आपको बड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि साइंस में मैंने मेरे से रिक्वायरमेंट्स क्या है, और जब हम लैब में आपके अंदर प्रैक्टिस करेंगे चीजें तब आपको करना है। असल में मैं तो वो बंदा सीखना चाहता है जो डॉट्स को कनेक्ट करता है। इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग दी डॉट्स, कनेक्टिंग दी, हर चीज आपको समझ आना चाहिए। अच्छा ये मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, ये लिंक कहाँ पे हो रही है, इसका मुझे फायदा क्या होगा। अगर आपको ये चीज सेंस बन रही है ना, आप उस कोर्स के एंड पे जमीन आसमान का फर्क होगा आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन अगर आपको ये ना, मतलब मैं आपको लैब 1 में ऐसी एक टास्क पकड़ा दूं, लैब 2 में टास्क 2, लैब 3 में टास्क 3, लैब 8 में टास्क 8, लैब 16 में टास्क 16, तो लैब के बाद पता ही नहीं चलेगा कि लैब शुरू कहाँ से हुई और खत्म कहाँ हुई, हर लैब में किया क्या, क्यों किया, सब भूल जाए। जैसे ही कोर्स खत्म होगा वैसे लर्निंग क्या हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लैब करने से पहले ये पता हो ना कि लैब्स में ये जो 16 लैब्स हैं, ये 4-4-4 के ट्यूपल बने हुए हैं, पहली 4 लैब्स इस पे फोकस कर रही हैं, अगली 4 लैब्स इस पे फोकस कर रही हैं, नेक्स्ट 4 लैब्स इस पे हैं, नेक्स्ट 4 लैब्स इस पे हैं। अच्छा ये जो मैं 4 लैब्स कर रहा हूँ ये इस थीम की वजह से कर रहा हूँ, ये थीम इवेंचुअली यहाँ लिंक हो रहा है, ये सारे लिंक हो के अल्टीमेटली मेरा ये होराइजन, तो फिर वो चीज मजा भी आएगा। और नेक्स्ट टाइम आप यूट्यूब के ऊपर रील्स के ऊपर कोई छोटी सी वीडियो देखेंगे ना, वो आपकी नॉलेज में ऐड हो करे, वरना आप इस तरह की वीडियोस देखेंगे और भूल जाएंगे। आपको मेरा पॉइंट समझ आया, ये चीज जिस बंदे ने फिगर आउट कर ली, जिस स्टूडेंट ने भी फिगर आउट कर ली, तो आप चीजों को बड़ा डीपली समझ जाएंगे। पाइथन एक टूल किट है, पाइथन इज अ टूल, पाइथन इज अ, पाइथन है, आर है, सी प्लस प्लस है, जावा है, हमारे पास बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है।
So Python is a tool which is widely used in machine learning. So Python has an overwhelming number of packages that can be used in a machine learning setting. The Python machine learning ecosystem can be divided into three main types of. Python में तीन आपके पास पैकेजेस का सेट है. So अगर मैं किसी को पाइथन सिखाऊंगा ना, मैं उसको ऐसे नहीं कि रैंडम पाइथन शुरू करवा दूंगा, इस तरह तो वो बंदा 20 साल बाद भी उधर का खड़ा हो जहां से शुरू हुआ. लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो आप 4 महीने में वहां पहुंच जाएंगे जहां पे आपने पहुंचना है. मतलब आपने लाहौर से भावलपुर जाना है, एक तरीका ये है कि आप पहले सर्च करें कौन सी गाड़ी भावलपुर जाती है, किस में बैठूंगा, कितने टाइम पे बैठूंगा, जाएंगे. एक घर से निकल पड़े, 2 सवारी बैठ गए उसमें, जिस बस में बैठ गए, करते 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 जो है वो पता चले भावलपुर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, हो सकता है 6 महीने लग जाए. सो इट इज द स्ट्रेटजी दैट मैटर्स इन स्टार्ट. तो सबसे पहला पाइथन में मशीन लर्निंग की 3 कैटेगरीज है. पहली कैटेगरी कौन सी है? वो डाटा जो फिट होता है किसमें, यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर आप उसको सॉल्व कर सकते. कितना डाटा सेट है कि कितने एक कंप्यूटर में उसको सॉल्व कर सकते. दूसरा वो है कि डाटा इतना ज्यादा है कि वो एक कंप्यूटर में सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस आप ऑप्टिमाइज करें उसको. तो लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइजेशन यूज करें तो वो सारा काम आप एक कंप्यूटर में फिर भी सॉल्व कर सकेंगे. कुछ हम कहते हैं ऑप्टिमाइज योर. तीसरा वो है कि डाटा इतना ज्यादा है कि ऑप्टिमाइजेशन लगा भी दें तो वो एक कंप्यूटर में सॉल्व. उसके लिए आपको क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, हडूप क्लस्टर बनाना पड़ेगा. वो आपके पास कौन सी कैटेगरी आ जाती है? ये तीनों हम इंशाल्लाह इस कोर्स में कवर करेंगे. तो पहला वो है फिट्स एंड मेमोरी. सेकंड क्या है? ऑप्टिमाइज्ड कोड. का मतलब ये है कि डाटा इतना ज्यादा है कि सिंगल कंप्यूटर में बगैर ऑप्टिमाइजेशन के सॉल्व अगर आप करने की कोशिश करेंगे मेमोरी एरर आ जाएगा. अक्सर आपने जब आप 4-5 साल रिवाइंड करें, कुछ गेम्स आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते होंगे, लिखा होता होगा आपकी कंप्यूटर की रैम इतनी नहीं है कि आप ये गेम जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं. तो वो बेसिकली मेमोरी एरर है. कौन सा एरर है? सो ये वाला एरर आएगा आपके पास जब हम बिग डेटा सेट्स को हैंडल करेंगे. लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें. जैसे मतलब आप एक एग्जांपल पूछें मुझसे, मतलब जैसे ट्विटर है या एक्स है जिसके ऊपर लाइव ट्वीट्स आ रही हैं. सपोज करो आपने पूरे पाकिस्तान में जितनी ट्वीट्स हो रही हैं आज सुबह से लेकर अब तक उसको एनालाइज करना है. एकदम वो सारी ट्वीट्स को या लोड करेंगे तो मेमोरी में आएगा एरर कि नहीं आएगा? आएगा. लेकिन अगर आप उन सारी ट्वीट्स को ब्रेक डाउन कर दें और बैचेस बना लें और बैच बाय बैच सॉल्व करें तब एरर. ये हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या. जब वो डाटा जो मेमोरी में फिट होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था पानी साथ लाए, पानी साथ साथ पीते रहे, नींद नहीं आएगी, फ्रेश रहेंगे. वरना हो सकता है मेरी बातें आपको लोरियां लग रही हैं और आप सो रहे. अच्छा, एक वो है डाटा दैट फिट्स इन मेमोरी. उसमें हमारे पास डाटा के लिए, मॉडलिंग के लिए, टेक्स्ट एनालिसिस के लिए 3 कैटेगरीज है. डाटा के हमारे पास जो लाइब्रेरीज अवेलेबल है वो कौन सी है? pandas, matplotlib, जो matplotlib है, matplotlib, numpy, scipy, ये सारी किसके लिए अवेलेबल है? डाटा के लिए. कुछ ओवर टाइपिंग भी है, कुछ काम जो आप numpy से कर सकते हैं वो scipy से भी कर सकते हैं, वो scipy से. लेकिन कुछ इसमें एडिट फीचर होगा जिसकी वजह से एक नया पैकेज बन गया. अभी मैं ये सारे वन बाय वन आपको बताता हूँ. लेकिन ये बेसिकली हमारे पास किसके लिए है? फर्स्ट टाइम डाटा को क्लीन करना है, डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है, या डाटा के अंदर से कुछ इनरिच्ड मेजरमेंट्स निकालनी है, या उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. तो डाटा के ऊपर आपने उसके हेडर्स पे कुछ काम करना है. तो ये सारे किसके लिए हमारे पास ये पैकेजेस है लाइब्रेरी से. मॉडलिंग के लिए स्टैक मॉडल. अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा सा इसका एक टीजर दिया था साइकिल टाइम का, जिसमें हमने डॉट OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स KNN के नियरेस्ट नेबर्स इंपोर्ट किए थे. वो सारे इनमें बिल्ट इन है. मसलन नॉन लीनियर रिग्रेशन या पॉलिनोमियल रिग्रेशन, या आपके पास डिफरेंट क्लासिफायर्स अवेलेबल है. एक R/2 आपके पास मॉडलिंग के लिए. टेक्स्ट, अगर आपका इनपुट जो है वो नंबर्स ना हो बल्कि टेक्स्ट हो, तो उसके लिए हमारे पास है नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट NLTK. NLTK स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज.
ये अवेलेबल है फॉर पर्पस टेक्स्ट। तो होता यही है कि जब हम डेटा साइंस में लैब्स करते हैं ना, तो जो लैब इंस्ट्रक्टर होगी वो क्या करेंगे, कुछ लैब्स आपको कराएंगे जिसमें आप मतलब अगर आपने खूबसूरत ग्राफ बनाने हैं, मतलब हीट मैप्स बनाने हैं, आपने ट्री डायग्राम बनानी है, कोई इस तरह के फैंसियर ग्राफ्स बनाने हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे माई पोस्टॉक की वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें ये पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी है, आपने सिर्फ उसको कॉल करना है, उनमें इनपुट्स डालनी है, वो ग्राफ कर देंगे। मॉडलिंग के लिए आपके पास ये है और टेक्स्ट के लिए सेकंड कैटेगरी है ऑप्टिमाइज योर कोड। कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके पास और कोड ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको जीपीयू यूज करना है, अपने कंप्यूटर का जीपीयू। आपने अगर अपने कंप्यूटर का जीपीयू यूज करना है तो उसके लिए पाइकुडा ये यूज होता है एनवीडिया के लिए। अगर आपके पास एनवीडिया का जीपीयू है तो उसके लिए पाइथन की एक पूरी लैंग्वेज की लाइब्रेरी अवेलेबल है पाइकुडा के नाम से, जिसके थ्रू आप एनवीडिया का जीपीयू यूज कर सकते हैं टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आपको अगर प्रॉब्लम सीपीयू पे सॉल्व नहीं हो रहा होगा बल्कि जीपीयू में जा रहा होगा। अगर आपने सी लैंग्वेज की एक्सेस करनी है तो पाइथन है, आउट ऑफ मेमोरी एरर्स आ रहे हैं तो ब्लेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड काम कराना है तो डिस्पी और आईपी क्लस्टर है, और पैरेलल काम कराना है तो डिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास लाइब्रेरी अवेलेबल है। और अगर आप ये भी हम सारा कुछ देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मशीन लर्निंग के बाद नेक्स्ट चैप्टर है इसी के बारे में। फिर अगला चैप्टर किसके बारे में है? बिग डाटा। बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए पाइडू, पाइस्पार्क और ये भी बात थी। सो अगर पाइथन की लाइब्रेरी यूज करनी है तो अगर मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम देता हूँ और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बताएं कि इनमें से कौन सी जो लाइब्रेरी है वो बेस्ट रहेगी, तो उसका क्या आंसर होगा? इन तीनों में से कौन सी लाइब्रेरी बेस्ट होगी फॉर योर डाटा सेट? व्हाट विल बी द आंसर? इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है? बिग डाटा और बताएं, या सबसे पहला वाला या दरमियान वाला? इसका आंसर है डिपेंड करता है। इसका आंसर क्या है? जब भी कोई प्रॉब्लम का क्वेश्चन का आंसर ना आता हो ना वाइवे में, तो उसका सबसे अच्छा जवाब है डिपेंड करता है। क्या आंसर है? जब आप बोलेंगे ना, अगला देखेगा यार इतना समझदार आदमी है, हर चीज की इतनी डायमेंशन से सोचता है कि एक स्पेसिफिक आंसर गन पॉइंट के ऊपर रन टाइम के ऊपर नहीं दे रहा है, ऐसा वेरी मेच्योर बंदा है। तो सबसे अच्छा आंसर क्या है? सर डिपेंड करता है। सर अगर आपका डाटा छोटा है और वो एक कंप्यूटर में सॉल्व हो सकता है तो आप उसमें सिंपली जो फर्स्ट स्टेप है वो लगा दें। अगर डाटा बहुत ज्यादा है और वो एक सीपीयू में सॉल्व नहीं हो सकता तो सेकंड स्टेप, और अगर बिग डाटा है तो थर्ड स्टेप। अब बताएं ऑल्टो बेहतर है या फॉर्च्यूनर बेहतर है? डिपेंड करता है। सर अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए और आपकी सिटी ड्राइविंग है और आपको बहुत इकोनॉमिकल गाड़ी चाहिए तो कौन सी बेहतर है? और अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी है तो कौन सी बेहतर है? अच्छा 5 बंदे का घर बेहतर है या फिलहाल का घर बेहतर है? डिपेंड करता है। अगर आपका फैमिली साइज छोटा है तो आपका बजट कम है तो आप 5 बंदे के घर में रहने वाला, अगर आपका साइज बड़ा, तो हर सवाल के जवाब क्या है? मेरे साथ नहीं करना है, ठीक है? तो देखिए आंसर देना आप वह कभी आपको मुश्किल नहीं हो। जब आप बोलेंगे ना तब तो मैं बहुत समझदार आदमी है, हर चीज के ना मुख्तलिफ पहलू से सोचता है। सो बिग डाटा के लिए हमने क्या यूज कर सकते हैं? पाइस्पार्क और अच्छा इसको एक दफा रीड कर लूं आप लोगों के लिए या पढ़ लेंगे इसको खुद ही? नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है नहीं। SciPy जो है इट इज अ लाइब्रेरी। अब आप अगला सवाल ये होगा ना सर SciPy क्या है? बेसिकली SciPy इज अ लाइब्रेरी आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा होगा जहां पे आपने मैट्रिसेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, टेंसर्स आपने नाम सुना होगा। सो इफ यू हैव टू डील विद मल्टी डायमेंशनल डाटा, तो वहां पे जितने भी न्यूमेरिकल अरेज ऑपरेशंस आते हैं उसके लिए हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी है? मैटप्लॉट लाइब्रेरी। किसके लिए है? इट्स अ पावरफुल 2D
प्लॉटिंग पैकेजेस विद सम 3D, अगर आपने 2D 3D के बड़े हाई फाई और फैंसी किस्म के ग्राफ बनाने हैं तो सा मैटप्लॉट पांडास किसके लिए यूज होता है? हाई परफॉर्मेंस इजी टू यूज डाटा रैंकलिंग का मतलब है डाटा क्लीनिंग पैकेज it introduces data cleaning to Python. It is a concept that sounds familiar to regular use of Python. SciPy के लिए it's a package used for symbolic mathematics and computer. Stats model किसके लिए है? Scikit-learn R/2 allows you to call R functions from within Python. R is a popular open source statistical program. NLTK is Natural Language Toolkit is a Python toolkit which focus on text analytics. मैंने आप लोगों को अभी मैं कुछ करवाया नहीं है ना, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप याद करें कि मैथ.lab किसके लिए है, numpy किसके लिए है, कुछ भी याद करने की जरूरत नॉट इवन अ सिंगल चीज भी आपको याद नहीं है। मैंने सिर्फ आपको लाइब्रेरी दिखाई इसलिए है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाइथन की टूल किट में ये चीजें अवेलेबल है। जब आपको अरे फंक्शन यूज करने होगा आपको पता होगा यार मैंने क्या यूज, ग्राफ बनाने हैं तो मैट, अब मैटप्लॉट लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन में सब लिखा हुआ, आप इसको यूज करें। तो जब हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी कर रहे हैं या हम scikit-learn कर रहे हैं या हम R/2 यूज कर रहे हैं, कोई भी लाइब्रेरी का आपको मैं पैकेज करवा रहे हैं लैब में किसी में, तो उसके पीछे वजह है कि हम आपको ये पूरा सेट करवाना चाह रहे हैं। ऐसे ही है। सो अगर आपको पास टूल किट हो और उसका पता हो तो उससे आप काम कर लेते हैं ना। जैसे एक सर्जन है, एक सर्जरी परफॉर्म करनी है, पेंडेक्सेक्टमी करनी है, उसके लिए उसको एक सर्टेन टूल्स जरूरत होते हैं। मैं वो सारे टूल्स का किट बना के आपको दे दूं तो आप वो सर्जरी परफॉर्म कर लेंगे ना? नहीं कर लेंगे, लाइव इंसान दूंगा और वो सारे टूल्स जो सर्जन यूज करता है वो आपको दे दूंगा ट्रे में डाल के, आप सर्जरी कर लेंगे ना? करें इतना बता बड़े बंदे के लिए इतना बंदे कर सकेंगे यस या नो? लेकिन आप कह रहे हैं नो, और हालांकि मैंने वो सारे टूल किट आपको दे दिए। हाँ उन टूल्स को यूज कैसे करना है ये नहीं पता। सो इसी तरह पाइथन के टूल्स की लाइब्रेरी तो मैंने आपको बता दी, इनके पता होने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक इनको इस्तेमाल। Does it make sense or not? देखिए पाइथन का टोटल जो मैंने वैसे एक वीडियो बनाई थी पाइथन के ऊपर, 2.5-3 घंटे की वीडियो है जिसमें मैंने पाइथन पूरी कवर कराई है ए से लेकर जेड तक सारी पाइथन। उसमें वेरिएबल्स भी हैं, उसमें फंक्शंस भी हैं, लूप्स भी हैं, उसमें ऑपरेटर भी है, सारा कुछ मैं आपको वीडियो का लिंक भी शेयर करता हूँ। आप वो 2-2.5 घंटे की वीडियो देखने का आपके सारी पाइथन हो, लेकिन वो सारे टूल्स हैं। अब लूप्स को, फंक्शंस को, मेथड्स को यूज करके प्रोडक्ट्स कैसे बनानी है, बिजनेस कैसे कमाना है, जॉब कैसे, कोई उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल है। सो टूल किट पता होना फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप वुड बी हाउ टू, जितना आप numpy, scipy, इनको मैटप्लॉट लाइब्रेरी scikit-learn को यूज करेंगे तब आप उस चीज को सीखेंगे। एग्री और डिसएग्री? सिर्फ टूल्स होना काफी नहीं है। इसी तरह आपने नुम्बा प्रो, पाइकुडा, सी, पाइथन, ब्लेज, एसपी, आईपी क्लस्टर, पीपी, पाइथन, रूबी, पाइस्पार्क को एक दफा रीड कर लेना, जस्ट एक फील ले लेना कि यार पाइथन में कौन कौन से पैकेजेस है। अभी इस पे काम हम करेंगे इंशाल्लाह, आने वाले टाइम में हमने काम करना है, लेकिन एक टॉप लेवल के तक लेने का फायदा ही होगा। नेक्स्ट टाइम आप कोई भी बुक देखेंगे ना डाटा साइंस की और उसमें पाइथन का तो इन्हीं लाइब्रेरीज के फंक्शन यूज होंगे। सो मॉडलिंग फेज, मॉडलिंग अब हम डिटेल में आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली वो जो स्टेप नंबर 5 है ना डेटा साइंस का, उसको जरा हम डीप डाउन एक्सप्लोर करें इस बार उसी पर लिंक करते हैं। मॉडलिंग का फेज के स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? देखिए अभी स्टूडेंट ने इतना अच्छा सवाल पूछा था कि जब हमने मॉडल सेलेक्ट करना है क्या हमें ऐसे रैंडम सेलेक्ट कर लेना है या मॉडल यूज करके कंपैरिजन करना है?
पहली दफा ये मॉडल जब यूज करना है तब भी सोच समझ के करना है, उसके लिए यूज होती है फीचर। लोग ऐसे हैं जिनका कैरियर ये होता है कि फीचर इंजीनियरिंग, फिर आप लोगों से पूछेंगे ना कि मैं डाटा साइंटिस्ट है, वो कहेगा कि मैं तो, आप पूछेंगे आप किस डोमेन में काम कर रहे हैं, वो ये नहीं कहेगा डाटा मॉडलिंग या स्टेप नंबर 5। डाटा मॉडलिंग के अंदर भी एक चीज है फीचर, वह मैं फीचर इंजीनियरिंग वाले काम करता हूं, ठीक है। सो किसी डाटा साइंटिस्ट से आप बात करें तो आप उससे पूछते हैं कि आप किस स्टेप पे काम करते हो, पहले मैं डाटा प्रिपरेशन पे काम करता हूँ या मैं डाटा रिट्रीवल पे काम करता हूँ, या वो इतना सीनियर हो गया कि वो दूसरे रोल सेट कर रहा है, हो सकता है वो डाटा एनालिस्ट हो, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड ऑटोमेशन पे काम करता है। और स्टेप 5 इज अबाउट डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग के अंदर जो पहला स्टेप है दैट इज इंजीनियरिंग एंड मॉडल। इसके काम है और सुनाने का इट्स वेरी हाई वैल्यू। ऐसा नहीं है कि ये नॉन टेक्निकल बंदा कर सकता है, सीएस का बैकग्राउंड बहुत हेल्प करेगा आपको। सेकंड स्टेप इज मॉडल को ट्रेन करना। थर्ड स्टेप क्या है? मॉडल को वैलिडेट करना। मॉडल को क्या करना? जब आप वैलिडेट कर लेंगे फिर मॉडल चेक होगा। अगर आपने 3 मॉडल्स को वैलिडेट किया उनमें से कोई एक आप चेक करें। और फोर्थ स्टेप क्या है? ट्रेन मॉडल काम कीजिए ना कि आपका टेस्ट हो गया, उसके बाद आप रियल लाइफ में उसको यूज करें, उस मॉडल को यूज करें फॉर द अनसीन डाटा। अभी थ्योरी चल रही है, कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको वो और समझाएगा। इट इज पॉसिबल टू चेंज और कंबाइन मल्टीपल टेक्निक्स व्हेन यू चेंज मल्टीपल मॉडल्स। एक मॉडल नहीं है बल्कि कई मॉडल्स हैं, एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट है, अगले की आउटपुट अगले की इनपुट है। When you change the model, the output of the first model becomes the input of the second model. When you combine the multiple models and you train them independently and combine their results, this technique is called ensemble learning। की होती है कि आपके पास एक मॉडल है, मल्टीपल मॉडल्स हैं, जिसमें आप मॉडल्स को इंडिपेंडेंटली ट्रेन कर रहे हैं और आखिर में सब कुछ क्या करें, कंबाइन करें। अभी इसको मैं इसकी थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ बिकॉज मैं कुछ फाउंडेशंस बनाना चाह रहा हूँ। बाद में ये टेक्निकल टर्म्स आप सुने तो आप यार पता नहीं इनका मतलब क्या है, कोई बहुत मुश्किल है आसमान से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक बेसिक सी बातें हैं, रियल लाइफ के साथ चीजों को लिंक किया करें, रियल एग्जांपल्स के साथ चीजों को समझ के पढ़ें और इस तरह पढ़ें कि इसको मैंने इस्तेमाल कहाँ करना है। तो आप देखेंगे कि आप टॉप 1% में आ जाएंगे जिनको चीजों का इस्तेमाल आता होगा और वो चीजों की सही डेप्थ लगेगी, वो चीजें भूलेंगे भी नहीं फिर आपको। A model consists of construct of information called features भी कह सकते हैं या तो मॉडल के जो इनपुट्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं फीचर्स और प्रेडिक्टर्स। एंड अ टारगेट और रिस्पांस। इनपुट जो है वो आपके फीचर्स हैं या प्रेडिक्टर्स हैं, आउटपुट को हम क्या कहते हैं, टारगेट या रिस्पांस दे। योर गोल, model goal is to predict the target variable, for example tomorrow's high temperature। आपने टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है कल का, आज 9 फरवरी है ना, आपने 10 फरवरी का टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है। The variables that help you do this and are usually known to you are the features और ठीक है। तो कल का हाई टेम्परेचर जो आपने प्रेडिक्ट करना है कि कल ज्यादा से ज्यादा क्या दर्जा हरारत होगा, ये आपका टारगेट है या रिस्पांस वेरिएबल है। जो आपके प्रेडिक्टर्स हैं वो क्या है, आज का टेम्परेचर, क्लाउड मूवमेंट, करंट विंड स्पीड एंड ये आपके सारे क्या है, प्रेडिक्टर्स हैं। प्रेडिक्टर्स कह सकते हैं या इनपुट्स कह सकते हैं या फीचर्स कह सकते हैं या प्रेडिक्टर्स कह सकते हैं, ये एक ही बात है। कुछ मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ नाम दिए होंगे। सो जो चीज आपने प्रेडिक्ट करनी है वो आपके पास क्या है, टारगेट। बोलो ना यार स्लो क्यों है, इतनी कम एनर्जी क्यों है, टारगेट वेरिएबल या रिस्पांस। और जो जिसकी बेस पे करना है वो क्या है, वो है फीचर्स या प्रेडिक्टर्स। इनपुट्स भी ये कह सकते हैं बट फीचर्स का वर्ड यूज होता है या वर्ड यूज होता है। अक्सर आपने
पेपर में लिखा होगा कि इस पेपर में लिखा होगा कि प्रेडिक्टर दिए हैं, टारगेट रिस्पॉन्स, टारगेट वेरिएबल ये है, तो एकदम आपके जहन में टारगेट वेरिएबल का मतलब यही है कि ये बेसिकली रिस्पॉन्स वेरिएबल है और वो प्रेडिक्टर। द बेस्ट मॉडल आर दोज दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट रियलिटी, preferably while staying concise and interpretable। बेस्ट ये होता है मॉडल में जिसमें आप ना बहुत ज्यादा इनपुट्स प्रेडिक्टर्स ना ले लें, तो थोड़े से प्रेडिक्टर्स होने चाहिए। अगर आपके प्रेडिक्टर्स बहुत ज्यादा है ना, तो एंड पे मॉडल की खिचड़ी बन जाती है, यानी ये चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हो क्या रहा है। तो कोशिश करने की एज फ्यू प्रेडिक्टर्स एज पॉसिबल, और वो भी मीनिंगफुल हो। मतलब किसी घर की प्राइस निकालनी है, तो आप सोचें यार घर की प्राइस किस पे डिपेंड करती है, लोकेलिटी क्या है, सिटी सेंटर से कितना दूर है, घर का साइज कितना है, और उसका ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। मतलब आप इन पैरामीटर्स के बेस के ऊपर घर की क्या निकाल सकते हैं, प्राइस। यानी कि बजाय इसके रैंडम फीचर्स उठा लें। अब तो वैसे डीप लर्निंग आ गई है, वो तो आप रैंडम फीचर से भी निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि फीचर्स लिए क्या है। लेकिन मैं मशीन लर्निंग की केस में बात करूं जिसमें आपने फीचर इंजीनियरिंग करनी है, तो पिक फ्यू फीचर्स बट मीनिंगफुल हो, इंटरप्रेटेबल हो, आप उस पर डिजाइन। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग फीचर्स एंड सिलेक्टिंग अ मॉडल। ये तो पढ़ने वाला फाउंडेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी भी चीज की थ्योरी नहीं पता हो ना, तो जब आप उसका हैंड्स ऑन करने जा रहे होंगे ना, तो आपको सेंस नहीं बनेगा कि इसकी बैकएंड पे क्या चीज चल रही है। तो विद इंजीनियरिंग फीचर यू मस्ट कम अप विद एंड क्रिएट पॉसिबल प्रेडिक्टर फॉर द मॉडल। This is one of the most important steps in the process because the model combines these features to achieve its prediction। बुक बहुत सिंपल लिखी हुई है, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर 1 पूरा रीड कर लिया है, चैप्टर 2 पूरा रीड कर लिया, आप पढ़े उसको एक दफा, आपकी ना ग्रिप मजबूत होगी। आपको ये के कोर्स में फायदा होगा, मशीन लर्निंग में फायदा होगा, डीप लर्निंग में फायदा होगा। अगर आपने चैट बॉट्स बनाने हैं, रैक चैट बॉट्स, वहां पे भी हम जाएंगे, हम डाटा एनालिस्ट, डाटा एजेंट्स बनाएंगे अपने लिए, जो हमारे लिए छोटे काम वो करेगा। उसके बाद हमने इसमें ग्राफ डेटाबेसेस पढ़ना है, तो ग्राफ रैक का कॉन्सेप्ट भी हम इसमें लेके आएंगे। तो बहुत से एडवांस कॉन्सेप्ट लेके आना है, क्योंकि एक कोर्स कई ऑप्शंस आपके लिए ओपन करेगा। डाटा साइंटिस्ट की जॉब, डाटा एनालिस्ट की जॉब, मशीन लर्निंग की जॉब, सो एआई डेवलपमेंट की जॉब्स, वो सारी इसमें कवर होंगी। इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि अगर आप बुक रीड करेंगे, जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो आपको ग्रिप आएगी, डेप्थ आएगी सब्जेक्ट में, वरना सुपरफिशियल नॉलेज होगा, डेप्थ नहीं आएगी। Certain features are the variables you get from a data set, as is the case with the provided data set in our exercises and more school exercises. You will need to find the features yourself, which may be scattered across different data sets. In several projects, we had to bring together more than 20 different data sources before we had the raw data we require। बाद दफा आपको 20 different sources से data लेना है, वर्ड फाइल से, पीडीएफ फाइल से, एक्सेल फाइल से, एक्सेस डेटाबेस से, मोंगोडीबी डेटाबेस से, आपने सीक्वल सर्वर से, उसके बाद कभी वेब लिंक से, मतलब 20 जगह से कंबाइन करना पड़ता है डाटा। रफ बात करते हैं। Often you will need to apply a transformation to before it becomes a good predictor or combine multiple inputs. An example of combining multiple inputs would be called selection variable। Selection variable कहते हैं कि बाद में एक वेरिएबल बड़ा हार्मलेस सा होता है, दूसरा बड़ा हार्मलेस सा होता है, लेकिन जब आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो डेडली इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, मसलन पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी कि आपने जीडीपी मुख्तलिफ पैरामीटर्स को कंबाइन करके एक मैक्रो पैरामीटर बना दी। मसलन आप एक तरफ अमेरिका में कोई चीज हुई है, एक तरफ पाकिस्तान में कोई चीज हुई है, आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एकदम आपके जहन में आता है यार अमेरिका में अगर इनकम है डॉलर्स में, तो खर्चे भी तो डॉलर्स में, या इनकम रुपीज में, तो खर्चे भी किसमें है। तो क्यों ना हम परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी होता है कि अमेरिका में कोई 1 लाख डॉलर साल पे कमा रहा है, तो पाकिस्तान के वो 2 करोड़ 80 लाख के बराबर नहीं होंगे, वो पाकिस्तान के लेट से 70-80 लाख के बराबर होंगे, 1/4 होगा या 1/5 होगा, इसे कहते हैं परचेज पावर पैरिटी। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो क्लब करते हैं मल्टीपल चीजों को, जिसकी बेस के ऊपर आप बड़ा ट्रेंडिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं।
जैसे कहना है वर्ल्ड वॉर 1 में दो बड़ी हार्मलेस प्रोडक्ट्स हैं, एक होती है हमारे पास ब्लीच और एक होता है विनेगर, लेकिन आप दोनों को मिक्स करें तो क्लोरीन गैस बनती है जो कि वर्ल्ड वॉर में यूज हुई है, जिससे लाखों लोगों को मारा गया। दो बड़ी हार्मलेस चीजें हैं, लेकिन जब आप उनको मिक्स करते हैं डेडली चीज बन जाती है। बताने के चाह रहे हैं दो वेरिएबल्स बड़े मासूम से इकट्ठा करेंगे तो पावरफुल बन जाए। एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। अब वर्ल्ड वॉर 2 में ना जर्मन ने इंग्लैंड के बड़े जहाज गिराए, तो कुछ जहाज पे गोलियां लगी और वापस आए। तो लोगों ने देखा कि जहाजों में ना जो जहाज के पर है ना उस पर गोलियां लगी हुई हैं। ज्यादातर जहाज में क्या गोलियां लगी हुई है, जहाज के पर। तो साइंटिस्ट ने कहा हम एक काम करते हैं कि हम जहाज के पर है ना उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोटिंग लगा देते हैं ताकि उसके ऊपर गोलियां ना लगे या उसका इफेक्ट हो। तो फिर ये सोल्यूशन जब दिया तो एक साइंटिस्ट ने कहा होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, ये तो वो जहाज है जो वापस आ गए, बहुत से ऐसे जहाज होंगे जो वापस आए नहीं। असल में परों पे गोलियां लगना तो कोई हार्मलेस सी चीज है, अगर परों पे गोलियां लगी है वो जहाज वापस तो आ गए ना। कुछ ऐसे भी जहाज होंगे जिनपे टेल पे गोली लगी है, इंजन पे गोली लगी है, वो वापस ही नहीं आए। तो हमने तो एनालिसिस उन पे किया जो जहाज आए हुए, जो आई नहीं है उन पे तो हमने एनालिसिस ये पता लगा कि असल कोटिंग करने की जरूरत है इंजन पे, टेल मेटल पे, जहां पे ज्यादा प्रोटेक्शन है। तो बाद में अवेलेबिलिटी बाइस होता है, जो डाटा होता है हम उसी के ऊपर सोच रहे होते हैं, और जो डाटा नहीं होता उसके ऊपर हम खामोश होते होते। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉडल को ट्रेन करना। मॉडल को ट्रेन हमने करना है कौन से रूल से, 80-20 रूल। एक दफा मैं रीड कर लेता हूँ। With the right predictors in place and a modeling technique in mind, you can process to model training. In this case, you present to your model the data from which it can learn. The most common modeling technique have industry-ready implementation in almost every programming language. Python में सिंपल एक लाइन का कोड है, ट्रेन टेस्ट वाला। वो लाइन आप कॉल करते हैं, 80% डाटा से ट्रेन कर लेता है, 20% पे टेस्ट कर लेते हैं। यानी कि आपको कोई लंबी प्रोग्रामिंग लिखने की अब जरूरत ही नहीं, इवन वो लाइन भी अब एआई जनरेट करके दे देगा अगर हम थोड़ा सा सीख जाए। अगला काम क्या होता है उसका, उसको क्या करना है, मॉडल को वैलिडेट करना है। क्या निकालना है उसका, एरर मैयर निकालनी है, मीन स्क्वायर एरर निकालना है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है, और अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो क्या निकालना है, क्लासिफिकेशन। आज मैंने आपको सुबह थोड़ा सा दिखाया भी है, जिसमें हमने डिफरेंट मॉडल्स को आपस में एरर मैयर मैट्रिक के थ्रू कंपेयर किया, या हम केएनएन के स्कोर के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं कि डिसीजन ट्री से अच्छा स्कोर आ रहा है या उससे अच्छा स्कोर आ रहा है। वैलिडेट करने की एक स्ट्रेटजी होती है कि हम 80-20 रूल है। एक तरीका होता है हम के फोल्ड वैलिडेशन करें। के फोल्ड ये होता है कि मैं एक डाटा सेट है उसको 5 फोल्ड्स में डिवाइड कर दिया, 4 फोल्ड से ट्रेन किया, 1 फोल्ड से टेस्ट, फिर 1 फोल्ड अलग कर दिया, फिर बाकी 4 फोल्ड से ट्रेन किया अगले वाले से। इस तरह करते 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 हम सारा डाटा से उसको वो चेक कर लेते। अगर आपके पास नंबर ऑब्जर्वेशन बहुत थोड़ी हो तो आप एक ऑब्जर्वेशन को बाहर निकाल लें, बाकी सारी से ट्रेन करें, और उस एक ऑब्जर्वेशन जो आपने बाहर निकाली उस पर उसको टेस्ट करें, तो आप चेक कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन ये कहता है कि आपने जो है ना, when applying regularization you incur a penalty for every extra variable you use to construct the model. So penalty होती है कि आपने अपने मॉडल में फ्यू प्रेडिक्टर्स लेते हैं, जितने ज्यादा प्रेडिक्टर्स लेंगे उतना पेनल्टी बढ़ेगी, कॉस्ट पेनल्टी बढ़ेगी। तो वो L1 रेगुलराइजेशन ये करती है कि वो एब्सोल्यूट वैल्यूज देती है, तो वो कुछ प्रेडिक्टर्स को रख लेगी, बाकी प्रेडिक्टर्स को रिमूव कर देगी। मतलब अगर आपने घर की प्राइस प्रेडिक्शन करने में 20 पैरामीटर्स देनी है तो चंद मेजर रख लेगी, बाकी वो क्या करेगा, जीरो करेगा, बिकॉज हर प्रेडिक्टर का वेट काउंट हो रहा है। L2 रेगुलराइजेशन जो है, एक रेगुलराइजेशन एक रिच रेगुलराइजेशन है। L2 रेगुलराइजेशन ये करेगा कि वो उन दोनों का वेरिएंस जो है उसको स्मॉल रखेगा।
So L2 regularization aims to keep the variance between coefficients of predators as small as possible. तो उससे ये होगा कि किसी एक के फैक्टर को वो इनहांस नहीं करने देगा, बल्कि उसको इतना कम रखेगा कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ओवरऑल, कोई आउटलायर इतने इफेक्ट नहीं कर सकेंगे सिस्टम के ऊपर। इसको हम डिटेल में देखेंगे रेगुलराइजेशन को। ये पूरी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि हम एज फ्यू प्रेडेटर्स या एज मीनिंगफुल प्रेडेटर्स एज पॉसिबल अपने सिस्टम में रिटेन रखें। फिर हमारे पास वैलिडेशन करनी होती है और कंफ्यूजन मैट्रिक्स का आपको मैंने बता दिया है। और फाइनल काम ये होता है कि हमने अपने मॉडल को कहाँ यूज करना है, तो प्रेडिक्ट न्यू ऑब्जर्वेशंस। उसके लिए हम जो है मॉडल स्कोरिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारा किस मॉडल ने अच्छा स्कोर किया है। उसके लिए डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक डिफाइन करते हैं जिसमें प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, रिकॉल है, एफएल स्कोर है, और उसकी बेस के ऊपर हम कैन पिक आउट वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स वी हैव। सो ये तो थी थ्योरी सारी। सो ये सारा बताने का मकसद ये था, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको ना एक अवल भी दिया है। बहुत आपने लेकिन जब मैंने ये मेरा ये कोर्स कंप्लीट किया है, इसने ये नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो वो भी एक और चीज ले सकता है। और उसके लिए उसकी फाउंडेशन का मैं नॉलेज जीरो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरे लिए अगर आपने ये पढ़ी नहीं पढ़ी तो डजंट मैटर, बिकॉज उसका प्री लग ये नहीं है इस कोर्स में। चले अब हम आते हैं, लास्ट 10 मिनट्स है हमारे पास। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मुझे पता था कि आप सारे, मैं आपसे ज्यादा सीखा हुआ, लेकिन हमने जो है एक सेगमेंट को पढ़ने सब मशीन लर्निंग की टाइप्स क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो तीसरी कौन सी है? अच्छा, एक रिइंफोर्समेंट लर्निंग भी है और एक सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग है। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? वैसे तो बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं, लेकिन ब्रॉडली हम मशीन लर्निंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इससे कौन सा? अच्छा, अब सिंपल सी बात, हमने कॉन्सेप्ट समझना है। अगर तो आपके डेटा सेट के ऊपर लेबल्स हुए हुए, किसी ह्यूमन ने डेटा सेट को लेबल किया हुआ है, तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? सुपरवाइज्ड लर्निंग। और अगर डेटा सेट में लेबलिंग नहीं हुई कौन सी? और अगर डेटा सेट में पार्शियल लेबलिंग हुई है, पार्शियल नहीं हुई तो कौन सी कैटेगरी? ज्यादा एक्यूरेसी है हाई सुपरवाइज्ड लर्निंग की, बिकॉज कंप्यूटर को उस केस में पता है कि इस डेटा सेट के ऊपर लेबल्स क्या रहेगा। अब लेबल से क्या मराद है मैं आपको समझाता हूँ। तो सर आपके पास 3 फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, एप्पल और वाटरमेलन। तो बहुत करें आपके पास 1 लाख इमेजेस, कितनी इमेजेस है? 1 लाख इमेजेस में एक इंसान बैठा हुआ है जिसने ये बताया है कि ये सारी इमेजेस ऑरेंजेस की हैं, ये सारी इमेजेस वाटरमेलन की हैं, ये सारी इमेजेस एप्पल की हैं। ये सारे लेबल किया, हर इमेज के ऊपर आपने क्या किया हुआ, उस पे लेबल किया। और ये कैटेगरी कौन सी लर्निंग होगी? अब आप कंप्यूटर को कहेंगे सीखो इससे। कंप्यूटर कहेगा अच्छा ये ऑरेंज है, ये इसमें ऑरेंज है, ये ऑरेंज का साइज बड़ा भी है तो ये भी ऑरेंज है, थोड़ा सा शेप इसकी चेंज भी है, ये भी ऑरेंज है। एप्पल इतने कलर्स का एप्पल है, ये भी एप्पल की कैटेगरी में आता है। ये साइज होगा, ये कलर होगा, ये टेक्सचर होगा, तो ये वाटरमेलन होगा। कंप्यूटर आपके डेटा से क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है। डेटा कौन सा है? लेबल्ड डेटा है। कौन सा डेटा है? तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? अब एक तरफ आप कंप्यूटर को 1 लाख इमेजेस दे दें, एक भी डेटा सेट लेबल नहीं है, कंप्यूटर को क्या खुद सीखो, मैंने कोई लेबल तो ना। आप कंप्यूटर जब एनालाइज करेगा कि मैं देखो ऑरेंज और एप्पल का कुछ टेक्सचर में है, साइज में, वाटरमेलन में, तो वो ऑटोमेटिकली इन ऑब्जेक्ट्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, तो ये नहीं पता ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये वाटरमेलन है, वो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में डिवाइड करते हैं। बाद में आप उनको नाम दे दें एप्पल, ऑरेंज और वाटरमेलन। ये कौन सा स्कीम ऑफ सेटिंग होगी? सेमी सुपरवाइज्ड में पार्शियल लेबलिंग होगी, पार्शियल लेबलिंग वो कौन सी कैटेगरी होगी? पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन एक चैलेंज आया जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक एफआईपी दिया, मैंने कहा फॉलो करो। अक्सर ना
एआई के और मशीन लर्निंग के कई चैलेंजेस नेट पे मौजूद हैं, जिसपे एक चैलेंज ये था कि एमआरआई के इमेजेस थे, और एमआरआई में इमेजेस थे रीढ़ की हड्डी के, स्पाइन के। स्पाइन में ना आपके डिफरेंट जो मोरे होते हैं L1 L2 L3 L4 L5 S1, उसमें डिस्क होती है बीच में। तो वो डिस्क जब स्लिप होती है तो स्टैटिक का होता है, स्टैटिक नर्व को वो कंप्रेस कर रही होती है। तो डिस्क हर्निएशन के कई वो है, कई क्लासिफिकेशन हो सकती है कि किस तरह की नर्व की कंप्रेशन है, क्या उसकी कैटेगरी है। तो उस डाटा सेट पे ना नेट पे फ्री अवेलेबल है, उन्होंने लेट से 20,000 एमआरआई की इमेजेस लिए। उन 20,000 इमेजेस को रेडियोलॉजिस्ट ने लेबल किया, उसके बाद सीनियर रेडियोलॉजिस्ट ने उसको डबल चेक किया, फिर एक थर्ड पार्टी ने मजीद उसको वैलिडेट किया, ठीक है। इंश्योर किया गया कि हर इमेज को जो लेबल किया हुआ है वो ठीक लेबल हो, अप टू द मार्क हो। बिकॉज अक्सर लेबलिंग में ना दो रेडियोलॉजिस्ट का भी कंफ्लिक्ट आ जाता है कि वो कहता है नहीं ये है, वो कहता है नहीं ये है, फिर तीसरा आदमी कहता है सीनियर यार इसको करते हैं। वो सारा लेबल्ड डाटा सेट अवेलेबल है, उसके ऊपर हम मशीन लर्निंग अप्लाई करेंगे तो कौन सी कैटेगरी होगी? तो कौन सी कैटेगरी? डाटा सेट क्या है? सारा का सारा डाटा सेट क्या है? अब कंप्यूटर को हम कह रहे हैं ये सारे, ये हमारे का इमेज है, ये इसकी रिपोर्ट है, ये डायग्नोसिस है, ये हमारे की रिपोर्ट है, ये डायग्नोसिस, ठीक हो। वो 20 25 30,000 इमेज से ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसको कोई भी एमआरआई की इमेज देंगे तो उसकी ऑटोमेटिक डायग्नोसिस कर लेगा और उसकी रिपोर्ट बना देगा। फिर रेडियोलॉजी से उसको वेरीफाई करना, तो जैसे यहाँ पहले 10 रेडियोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, अब सिर्फ एक बैठे हुए हैं। आपको बात समझ आई मेरी? तो सुपरवाइज लर्निंग के केस में लेबल्स, और अगर मैं इस कमरे की पिक्चर लूं और अब मैंने कोई लेबल नहीं किया, मैं कंप्यूटर कहते हैं आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करो, जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन सबको कैटेगरी में डाल देगा, टेबल को अलग कैटेगरी में डाल देगा, चेयर को खुद कंप्यूटर खुद कर रहा है, मैं नहीं बता रहा उसको। कंप्यूटर को ये नहीं पता ये टेबल है, वो इसको कैटेगरी 2 का नाम दे देगा, इसको नाम दे देगा कैटेगरी, इसको नाम दे देगा प्रोजेक्टर को कैटेगरी 4 में, पंखों को कैटेगरी 5 में, एयर कंडीशन को कैटेगरी 6 में, कैमरे को 7 में, दरवाजों को 8 में। तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिफरेंट कैटेगरीज में या बकेट में डिवाइड कर देगा। ये कौन सी लर्निंग आ जाएगी? उसकी एक्यूरेसी रिलेटिवली कम होती है, बिकॉज कंप्यूटर के पास शुरू में कोई डेटा नहीं होता कि उसने पैटर्न्स से चीजों को सीखना होता। लेकिन हर चीज को आप लेबल नहीं कर सकते, बिकॉज इतना टाइम नहीं है और इतने डाइवर्स तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि आपके पास एफर्ट नहीं है। सो थर्ड कैटेगरी आती है आपके पास कौन सी? सेमी सुपरवाइज, जिसमें आप कुछ चीजों को लेबल कर देते हैं, बाकी कंप्यूटर को कहते हैं कि खुद ही जो है उसको ऑटो पे सीखो, और आप पार्शियल लेबलिंग से ही आगे मूव ऑन कर दो। बस कुछ इंसानों को लेबल कर दिया, कुछ चेयर्स को लेबल कर दिया, कुछ टेबल्स को, आप उसकी जितनी भी वेरिएशन है कि कंप्यूटर बाकी उससे कुछ ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की होती है कि जिसमें आपने कंप्यूटर खुद से प्रेडिक्शन करेगा और आपसे पूछेगा कि मैंने प्रेडिक्शन सही की या नहीं की, आप कहते हैं सही की, तो उसके ऊपर रीइंफोर्स हो जाएगा। मतलब वो आपसे सिर्फ वो चीजें पूछेगा जिसकी उसको समझ नहीं आ रही, वो बाउंड्री केस। मतलब एक कैटेगरी जो 0 में 1 में, उसमें तो मसला नहीं है उसको, जहाँ एच पे बैठा होगा, जहाँ वो कंफ्यूज है कि उसको मैं 1 में लूंगा 0 में, वो आपसे पूछ लेगा। जब आप उसको बाउंड्री केसेस हेल्प कर देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम से वो भी मजीद अच्छा लर्न करते हैं। दैट कम्स इन थर्ड कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड सेमी कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, क्योंकि अक्सर गेम में और वीडियो गेम्स में और बहुत चीजों में डेटा को लर्न। अभी हमने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड ये सारा चैप्टर कंप्लीट करा दूं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमने क्या करना है, कैप्चर कोड आपने देखा होगा कि हर वेब ब्राउजर, अक्सर वेब ब्राउजर्स के ऊपर आप जाते हैं, उसका आर यू ह्यूमन, ये कोड लिखा हुआ है, इसको आप करो क्लिक करो। हम कैप्चर कोड में क्या करेंगे, हम इमेजेस को कंप्यूटर को कहेंगे यार कि 0 1 2 कुछ डाटा सेट नोन देंगे, कुछ हाथ से लिखे हुए डाटा सेट से, ताकि कंप्यूटर से सीख जाएगा। फिर आप कोई भी कैप्चर कोड देंगे उसको स्कैन करके बता देगा कैप्चर कोड लिख देगा वहीं। सो ऑटो प्ले रन कर देगा। फीचर इंजीनियरिंग की एग्जांपल करेंगे जिसमें अनलिमिटेड फीचर्स हैं, हमें नहीं पता कि हम कंप्यूटर कहेंगे यार तुम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग लगाओ और इसमें फीचर्स निकाल दो 3 4, वो पीसीए लगा
निकाल देंगे। फिर सेमी सुपरवाइज की एग्जांपल कर लेंगे। सो मैं आपको ये तीनों कैटेगरीज एक दफा करके दिखाऊंगा और फिर हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को जरा रीइंफोर्स करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चल आज हम यहाँ